नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में मेहमान पहुंच चुके हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी भी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ समीर जी पहुंचे अपनी जगह पर। शुरुआत तो बहुत बड़ी खबर है हमारे पास आपके लिए। पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन पार्लियामेंट आज साइड स्टोरी लग रही है क्योंकि उपचुनाव की कहानी बहुत बड़ी बन गई है। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान ही अपने आप में नतीजों जैसे दिखाई दे रहे हैं। बांकीपुर बिहार की सीट है, मध्य प्रदेश की दतिया सीट थी और गुजरात की मंजलपुर सीट। इन 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे और सबसे इनमें हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर की थी। ये सीट खास इसलिए क्योंकि ये बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और यहां पर प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार के सामने सबसे मजबूत कैंडिडेट थे और प्रशांत किशोर जीतते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, या यूं कहिए कि फिलहाल जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस वक्त कोई बहुत राउंड, कोई बड़ा धमाकेदार राउंड बीजेपी के पक्ष में ना आ जाए, एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई राउंड, तो आप मानिए कि प्रशांत किशोर इस वक्त तो ये सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कितनी बड़ी बात होगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर जीत जाए प्रशांत किशोर, जो अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं और जिनको विधानसभा चुनाव में भी कोई खास ट्रैक्शन नहीं मिला था। ओवरऑल स्टेट में वो तो चुनाव नहीं लड़े थे, पहला उनका इलेक्शन है और अभी तक 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। मैं आपको अपडेट दे दूं, और प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा से 6011 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर, सर मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। और जो तीसरे नंबर पर हैं वो आरजेडी की रेखा कुमारी, जो प्रोफेसर साहब कहना चाह रहे हैं कि हम पीछे चल रहे हैं। सर अभी तक का डेटा यही है, उसके बाद वो बाकी लोकल लेवल से डेटा कई लोग डाल रहे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते ना। 14 राउंड के बाद 11,000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन ये आधिकारिक जानकारी नहीं है। मैं इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा अभी तक, इसलिए इलेक्शन की मेंशन क्योंकि 6010 राउंड और 6000 वोट की बात कर रहा है, तो बहुत लीड होती है भाई। 6000 वोटों की लीड विधानसभा इलेक्शन में और बाईपोल में खास तौर पर ठीक ठाक लीड मानी जाती है। 35% वोटिंग बताइए, और हम मान रहे थे कि 35% वोटिंग कम वोटिंग, मतलब सरकार को इसका फायदा होना चाहिए, रूलिंग पार्टी को इसका फायदा होना चाहिए। होता वो तो दिखाई नहीं दे रहा। बांकीपुर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट भी मानी जाती है। वो 5 बार लगातार इस सीट पर विधायक रहे, उनसे पहले उनके पिता वो इस सीट पर लगातार जीतते थे। तो 30-35 साल से तो वो परिवार ही जीत रहा, बीजेपी जीत रही है और उसमें वो परिवार खास तौर पर जीतता आ रहा था। और नितिन नवीन जब तक उस सीट से लड़ते थे, कभी सवाल ही नहीं ये उठा कि इस सीट पर बीजेपी हार भी सकती है और बाई इलेक्शन में हार जाएगी, ये तो और बड़ी बात होगी। और प्रशांत किशोर तो अगर ये नतीजा वाकई, ये रुझान नतीजे बदल जाएं, वो जीत जाएं इस सीट को, जिसकी संभावना ज्यादा लगती है, तो वो तो खुद को कोसेंगे कि मैंने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा था पिछली बार। अगर वो पिछली बार इलेक्शन लड़ जाते तो एक तो वैसे ही उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा और बढ़ा हुआ होता, वोटरों में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ता, और वो ये सीट निकाल जाते तो इस असेंबली में अभी तक भी जो है काफी कुछ हो गया होता। कह रहे नहीं, असेंबली तो अभी बनी है, तो अगर वो आ जाते हैं असेंबली के अंदर तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बांकीपुर का अपडेट है। जरा दतिया का भी बता दें एक बार। दतिया में अभी तक 6 राउंड की काउंटिंग हुई है और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर चल रही है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह है यहां से 6 राउंड के बाद सर 1786, वेरी स्लिम लीड, बहुत कम मार्जिन है ये मार्जिन तो कभी भी किसी भी राउंड में आगे पीछे हो सकता है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था यहां से और काफी हंगामा उसके बाद हुआ था, उनके समर्थकों ने काफी अपनी नाराजगी जताई थी, उत्पात मचाया था ऐसा कहना चाहिए पार्टी ने। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को ये कहा कि अब आप लगिए इस काम में, अपने मतलब उम्मीदवार को जिताइए, और उन्होंने बहुत पब्लिक रैलीज वगैरह भी की हैं आशुतोष के लिए, खूब प्रचार उन्होंने किया। अब नतीजा देखिए क्या होता है। दतिया की बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन बांकीपुर ने सबको चौंकाया, प्रशांत किशोर ने सबको चौंकाया। ये सब मान रहे थे कि उनका वोट प्रतिशत तो असेंबली इलेक्शन की तुलना में बहुत बढ़ना चाहिए, डबल डिजिट में आना चाहिए। कल समीर जी से मैं बात कर रहा था, इन्होंने कहा वो 20-25% वोट भी ले आएंगे, मिनिमम लाना चाहिए उनको, लेकिन जीतेंगे, जीत की तरफ बढ़ते दिखेंगे, शायद इसका अनुमान बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लगाया था। माना जा रहा था कि यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वहां पर सवर्ण वोट जो है वो भी ब्राह्मण वोट, वो उनकी तरफ कुछ हद तक जा सकता है। लेकिन नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी हार सकती है बाय इलेक्शन के अंदर, ये सच में थोड़ा सा जो है वो मैं कहूंगा कि चौंकाने वाली स्थिति है। प्रोफेसर साहब बोले उनका गृह राज्य है। पहले देखिए, मैंने ट्वीट किया था अभी आते हुए आपके यहाँ से, और मुझे लगता है कि जो मेरे ट्वीट पर जवाब आया है वो बहुत कहानी कह रहा है। जातिवाद का परिणाम या जनरल कास्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा है सामान्य वर्ग को दबाना, नजरअंदाज करना और जीत भी जाना, दोनों एक साथ नहीं चलेगा प्रोफेसर साहब।
संदेश यही है, प्रत्येक राष्ट्रवादी को दुख है लेकिन मंथन जरूरी है। आई एम आरएसएस स्वयंसेवक बट स्टिल आई विल वोट फॉर प्रशांत किशोर। आश्चर्य नहीं होगा यदि पीके जीत गए। हमारे जैसे भाजपा समर्थक भी चाहते हैं पीके ही जीते। अच्छा। पीके और नीरज सिन्हा का कोई तुलना नहीं, एक उतना ही शिक्षित तो दूसरा उतना ही जाहिल। अब आप सोचिए, कभी पंडित, कभी ठाकुर, कभी ये जाति, कभी वो जाति। हिंदू सबसे बड़े वाले सुअर हैं, यही है गुलामी के लिए। बहुत ये किसी अच्छा का पोस्ट पढ़ रहे हैं, वो मैं पोस्ट पढ़ रहा हूं। बता दूं, अपना कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल किसी ने पोस्ट लिखा है। नहीं सर, दुखद है। बीजेपी को बड़ी घमंड या सामान्य वर्ग की जो मर्जी करेंगे, जाएंगे कहाँ। अब विकल्प मिल गया है बिहार में, अभी तो शुरुआत है। मोटा मोटी कहानी यही है। जो टिप्पणी आई है, त्वरित टिप्पणी आई है, मैंने पहले भी कहा था, कहानी कुर्सी की में कहा था कि बहुत कांटे का टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी शायद छोटी मार्जिन से, 3 मार्जिन से जीत जाएगी। जो हमको भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां कैंप किए हुए थे, कई मंत्री वहां पर कैंप किए थे, 3 दिन तो कैंप करके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए हैं और मुख्यमंत्री ने कई मंत्रियों को वहां पर लगा रहा था। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर, और मैं फिर कह रहा हूं, एक सामान्य वर्ग का बहुत बड़ा आक्रोश है। जिस कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसके बारे में लोग यही कह रहे हैं कि उसे तो बोलने की भी तमीज नहीं है। अब वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कायस्थों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और कायस्थ ही है बीजेपी का कैंडिडेट। हाँ, लेकिन ये भी जानिए कि कायस्थ बहुत ही पढ़े हुए संभ्रांत समाज है। आप ये समझते हैं कि कायस्थ कोई रिक्शा चलाने वाला मिल जाएगा, कोई फार्चून की दुकान चलाने वाला मिल जाएगा, तो बिल्कुल ही नहीं है। वो सब पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसे ऐसे या सरकारी नौकरी में अन्य पदों वाले, ये बहुत इंटेलेक्चुअली हाई क्लास और वेल ऑफ फैमिलीज है कायस्थों के। उनको ये नागवार गुजरा कि इस प्रकार का कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया गया। बाकी जो अपर कास्ट था उनकी गुस्सा एक अलग प्रकार था, वो धर्मेंद्र प्रधान से वो चल रहा था। बंगाल चुनाव के बाद जो है वो हमने देखा था कि लोगों को लगा था कि शायद बंगाल चुनाव में इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन उसके कारण अलग थे। वहां पर चूंकि मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर दिया गया था, इसलिए एक हिंदू वोट बैंक खड़ा था। लेकिन यहां पर जो है वो सामान्य वर्ग के बीच में एक बहुत बड़ी वितृष्णा थी, जो धर्मेंद्र प्रधान के कारण थी। जो यूजीसी का रूल्स आया था वो चल रहा था, और दूसरे में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ वो एक बहुत बड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी न कभी ये एक चीज निकल करके आया कि विवेक ठाकुर को लोकसभा लड़वाया गया, उनसे राज्यसभा सीट जो है उनको हटा करके उपेंद्र कुशवाहा को वहां पर लाया गया। अब उनके बेटे के लिए जो है वो देवेश कुमार से इस्तीफा लिया गया। तो होगा क्या कि उनको तो बेहतर ही मिला, विवेक कुमार को तो बेहतर मिला, वो लोकसभा से चले गए, जीत करके आ गए। देवेश जी को भी हो सकता है कि बेहतर चले गए, लेकिन समाज के एक वर्ग में ऐसा चला गया कि कुशवाहा वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। अच्छा, यानी यानी कि अपर कास्ट को हटा करके, मार्जिनलाइज करके, एक ही आप सोचिए ना, अपर कास्ट ने साथ छोड़ दिया बीजेपी का बांकीपुर में। मेरा तो ये निष्कर्ष। अच्छा ठीक, त्रिपाठी जी क्या है संदेश इसका? अरे 11वें राउंड के बाद 6419 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर, लीड बढ़ती जा रही है। नहीं 31 राउंड है, लेकिन 11 दौर के बाद अगर ये है तो ये बहुत शानदार मजबूत प्रदर्शन है प्रशांत किशोर का। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अब प्रशांत किशोर हारे या जीतें, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, जनता तो कहीं नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये बीजेपी जीत सकती है सीट, ऐसा बीजेपी जीत सकती है, लेकिन अगर 11 दौर तक बीजेपी हार गई तो भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। जिस सीट पर आप 3.5 दशक से काबिज हैं, और सिर्फ काबिज नहीं है, पिछला जो चुनाव था यानी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, 50,000 से अधिक मतों के अंतर से नितिन नवीन जीते थे। लेकिन क्या पार्टी यूं चलनी चाहिए जैसे ये चल रही है? तमाशा होता है। जीतने को जीत सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट है तो हो सकता है वो जीत जाए, विधायक उन्हीं का बने और तब सब भूल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी चयन हुआ, मजाक था क्या कि कौन वो अभिषेक बंटी था जिसको कोई जानता नहीं था, फिर अचानक कह के अच्छा वो किसी ने कहा वो कोई पार्टी कर लिया था, किसी ने कहा वो उसके पिता का चारा घोटाले में नाम था। अच्छा, शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी कुछ नहीं था, उसके पिता का चारा घोटाले में नाम था। और फिर नहीं हुआ तो कहे अच्छा नीरज सिन्हा है, कोई उनको बना दीजिए। तो भाजपा ने कहा कि ये मंडल अध्यक्ष हैं,
फिर किसी बड़े नेता का बयान आ गया कि भाई यहां से तो कुत्ता बिल्ली भी भाजपा के नाम पर खड़ा कर दीजिए, जीत जाएगा। लोकतंत्र कुत्ते बिल्लियों से नहीं चलता है। संदेश आप पूछ रहे थे किसका संदेश क्या है, तो लोकतंत्र वोट देने वाले मतदाता से चलता है। और अगर ये सबसे संभ्रांत पढ़े लिखे लोगों की सीट है, 45% यहां फॉरवर्ड क्लास है, उसमें सर्वाधिक कायस्थ हैं, फिर ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं और कोयरी कुर्मी इसके बाद है। यानी यहां तो यह होना चाहिए था कि एकदम से आते और कहते कि बस हो गया भाई, आज नामांकन कर दिया, खत्म बात। 3.5 दशक में आपके पास एक ऐसा नेता नहीं था जिसको आप ऐसे खड़ा करते कि प्रशांत किशोर से बड़ा दिखता। प्रशांत किशोर बड़बोले नेता हैं, प्रशांत किशोर कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन ये तो सच है ना कि वो आदमी पिछले लंबे समय से राजनीतिक धरातल को थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जानता वो क्या होगा क्या नहीं होगा, एक विधायक से ना तो वहां सरकार बदलने वाली है ना विधानसभा का समीकरण, लेकिन वो आदमी बात करेगा। और एक बात गंभीरता से मैं कह रहा हूं, सवर्ण मतदाता किसी का बंधुआ नहीं है, ये इस एक उपचुनाव से तय होगा। अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो नैरेटिव और जो क्या कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट, वो होता हुआ दिखेगा। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, नितिन नवीन जी को चिंता करनी प्रशांत चाहिए। किशोर अगर ये इलेक्शन ना लड़ रहे होते तो आप इतनी चिंता करते? बीजेपी ने कैसा उम्मीदवार दिया? नहीं, अगर उम्मीदवार वहां भी गड़बड़ होता, जैसे वो तेजस्वी जी तो चले गए थे, कहां घूमने उमने चले गए थे, पार्टी का स्थापना दिवस पहले मना तब तो और चिंता करने की जरूरत थी। तो हम थोड़ी नहीं ये बात कर रहे मुझे नहीं लगता कि उस वक्त बात करते हैं। नहीं कर रहे होते। हम तो कह रहे हैं ना कि अगर कैंडिडेट अगर अच्छा नहीं होता दूसरी तरफ से भी, तो हम ये बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को तुलना में प्रशांत किशोर बहुत बेहतर लगे, बिल्कुल, इसीलिए उनको वोट मिल रहा है अभी तक। अब अगेन अभी तो हमें राइडर लगा के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि नतीजा जब तक नहीं, लेकिन मैं तो दूसरा लगा रहा हूं, हारे या जीते भाजपा को तो झटका मिल गया। हाँ भाई, 11वें राउंड तक भी तो आगे हैं। 11 राउंड तक अगर एक भी राउंड में प्रशांत किशोर पीछे नहीं हुए हैं, एक राउंड में भी पीछे नहीं हुए, ये बड़ी बात है। समीर जी, क्या है रिपोर्ट बाकीपुर की? अब प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा में कहूं तो गर्दा उड़ा दिया प्रशांत किशोर ने उस सीट के ऊपर। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भी बना दो, लेकिन आप ये सोचो कि हम किसी को भी टिकट दे दें और वो चुनाव जीत जाएगा, तो लोकतंत्र में होता नहीं है। और जिस तरीके से आपने वहाँ उम्मीदवार को हटाया दिया और ये मान लिया कि भाई ये तो हमारी घर की सीट है, जिसको देंगे हम वो वहाँ से चुनाव जीत जाएगा, 40 साल से हमारा कब्जा है। पहले नितिन नवीन जी के पिताजी जीतते रहे, उनके निधन के बाद उनका बेटा जीतता रहा, अब उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, तो उनका बेटा जिसको तय करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, वो चुनाव जीत जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको देखना था, आपको सामने प्रशांत किशोर उम्मीदवार है। और जब प्रशांत किशोर गए वहां पर लड़ने, तो प्रशांत किशोर जानते थे बाकीपुर सीट किसकी है, वहां से लंबे समय से चुनाव कौन जीत रहा है, वहां का जातिगत समीकरण क्या है। तो प्रशांत किशोर वहां चुनाव हारने नहीं गए थे, वो चुनाव जीतने ही वहां पर गए थे इस तैयारी से। अगर उन्हें जरा भी लगता कि मैं हारूंगा तो कभी भी वो चुनाव लड़ने नहीं जाते। वह भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहते थे कि आपके गढ़ में, आपके कायस्थों के गढ़ में, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में मैं आपको हराने की ताकत रखता हूं और मैं आपको हराने आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर को पहले बहुत हल्के से लिया, लेकिन आखिरी में उनके पास एक खबर पहुंची कि प्रशांत किशोर का पल्ला भारी पड़ रहा है। ब्राह्मण वोटर पूरी तरीके से नाराज हो, जो पढ़ा लिखा तबका है वो ये कह रहा है कि भाई प्रशांत किशोर की और नीरज कुमार की अगर तुलना करें तो कोई मैच ही नहीं है दोनों के अंदर। हम कैसे वोट देते प्रशांत किशोर के सामने उस आदमी को। तो मुझे लग रहा है जब पल्ला भारी पड़ा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना राज्यसभा का उपस्थित रहना छोड़कर वो लगातार वहां पर डोर टू डोर प्रचार का मॉनिटरिंग करते रहे, बूथ मैनेजमेंट की बात करते रहे, और उनको लगा कि अब मेरे हाथ से बाजी निकल रही है। नहीं, एक और बात बता दूं, कैंडिडेट अपने भी बूथ से हार गया है। बिल्कुल मजेदार बात है। और ये कैंडिडेट जो है अपने बूथ पर पीछे हो गया है। एक बड़ी मजेदार बात है, यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का जो स्थानीय जो लोकल लीडर्स है वो सारे प्रशांत किशोर के साथ गए। उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया। बाकीपुर के जो जेडीयू के लीडर्स है उन सब ने कहा कि प्रशांत किशोर बेहतर उम्मीदवार है, प्रशांत किशोर को जीतना चाहिए यहाँ से। अब उन्होंने कितना प्रशांत किशोर का वोट में समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर्स है जो बाकीपुर और पटना से आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब टिकट बटा तो हमसे पूछा तक नहीं गया, सीधे तय कर लिया गया किसको टिकट देना। वो तो पहले जो पहले कैंडिडेट दिया था उसी के केस में समझ में आ गया था कि अगर दूसरे में आपने भी यही हुआ, दूसरे में भी थोड़ी यही बहुत हुआ। भी लिखा पढ़त की होती है, उसके बैकग्राउंड दूसरे में चेक भी किया आपने होता तय तो कर लिया। एम्बैरेसमेंट नहीं ना आप वहां के सांसद से पूछ रहे हो ना किसी से पूछ रहे हो, तो लोगों को लगा हुआ कि भाई अब थोड़ा करना है। ये हार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, वैसे ऐसे सेटबैक्स जो है, अगर हारू, वैसे ऐसे सेटबैक्स जो हैं
हर लिहाज से कभी कभी अच्छे होने चाहिए। एक तो फ्रेश ब्लड आता है राजनीति के अंदर, वो स्वागत योग्य है, वो भी उस राज्य के अंदर जहां पर वही दो समीकरणों में राजनीति जो है फंस करके रह गई हो, वो भी बरसों से, दशकों से। और दूसरा ये है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके ऊपर दबाव भी बनता है ऐसी हार के बाद, और ये तो बहुत बड़ी हार होगी अगर हो जाएगी तो बीजेपी की। अभी जो लेकिन जातीय समीकरण बता रहे थे त्रिपाठी जी, तो उसके हिसाब से तो अभी आप उसमें तो कोयरी कुशवाहा आपने बताया 45% के बाद वो भी बीजेपी का मतलब एनडीए का वोट बैंक माना जाना चाहिए। तो इस लिहाज से तो सोचिए 50% से ज्यादा जहां पर फेवरेबल वोट बैंक हो वो सीट है ये बीजेपी के लिए। सर नहीं, जितनी सब लोगों ने बात की मैं सब बातों के साथ हूँ, है ना, लेकिन इसका मैसेज क्या है? इसका मोटा मैसेज ये है बीजेपी लीडरशिप के लिए कि किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, न वोटर को न संगठन को। जो अभी चल रहा है, मैं तो इस पर बार बार कहता रहता हूँ, वैसे भी इलेक्शंस को मैं कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड या ये मान लेना कि बस अब हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो टेकन फॉर ग्रांटेड 3 बड़ी घटनाएं हैं आज की। एक है बांकीपुर का चुनाव, दूसरा है दतिया का चुनाव, और तीसरा है चढ़ावा चोरी का मामला। तीनों ने साफ कर दिया कि जो सो कॉल्ड भाजपा का बड़ा परिवार है, उस परिवार के घर में दरारें हैं, और वो दरारें वाइडनिंग हो रही है उसकी, है ना। और वो वाइडनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। वो चढ़ावा चोरी के वक्त भी लिया, जो लोग राम मंदिर आंदोलन के साथ, जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, उनको अलग करके कि आप छोड़िए, आपसे क्या, हम लोग आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर चढ़ावा चोरी पर आप आए। दतिया में क्या हुआ? वहाँ नरोत्तम मिश्रा जैसा लीडर था मजबूत, आपने उसको अलग करके जनसुराज के कार्यकर्ताओं का जश्न है जी, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और बांकीपुर में भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो ये जो तीनों जगह है, न तो आप वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले, ये मैसेज के तौर पर है, बाकी जो करना नहीं, और ना संगठन को ले कि बस संगठन में भी आपने तय कर लिया, आप ही सब कुछ है, तो आप जब तय करेंगे तो वही होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, आज हम थोड़ा सा ज़्यादा जोश में हैं नितिन नवीन साहब के साथ। नहीं, सीट बड़ी है सर, सीट बड़ी है, लेकिन यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टेट हार जाते हैं आप, तब आप इतनी बहस नहीं करते। वो भी बड़ा चुनाव था सर, हिमाचल की बात कर रहे हैं। हिमाचल की बात कर रहा हूं, तो ये तो प्रॉपर एक सीट जहां पर आपने सारी ताकत लगाई, और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे, 3 दिन वहां रहे, गिरिराज सिंह जी और भी कई नेता वहां पर मंत्री मौजूद रहे। और उसके बाद इसका मतलब भी है ना कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे का जो एटीट्यूड है ना, वो नुकसान पहुंचाता है। वो हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है, संगठन में भी पहुंचाता है, यहाँ भी पहुंचाता है। नरोत्तम जी को कहा होगा पार्टी ने कि भाई आप लग जाइए, लग गए वो, हाँ तो लग गए, तो ये नतीजा हो सकता है। अब नतीजे क्या आएंगे, हारना जीतना, अभी भी मैं नहीं कह रहा कि शाम तक खैर तो खैर जनता दी। लेकिन एक जो है, चूंकि हम लोग उसके एक ही पहलू पे बात कर रहे हैं, दूसरा वाला छूट गया है। 12 दौर के बाद 23,756 वोट मिला प्रशांत किशोर को, 17,110 मिला है नीरज सिन्हा को। लगातार अंतर बढ़ रहा है, 6,400 था 11वें में, 6,646 हो गया। लेकिन जो तीसरे नंबर पर हैं रेखा कुमारी जी, 4,850 वोट मिले इनको। तो आप ये भी समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि उसका भी वोट शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी का भी वोट शिफ्ट हो रहा है। और अगर ये हो रहा है तो आप नए पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट की बात जो मैं कर रहा हूं उसकी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, और फोर्स खड़ी हो जाएगी। तेजस्वी यादव नेता के तौर पर पूरी तरह से विफल रहे, चले गए थे विदेश छुट्टी कर रहे हैं। हम लोग राहुल जी को बहुत आलोचना करते हैं। नहीं, बिल्कुल प्रशांत किशोर ये बात बहुत पहले से साबित कर चुके हैं कि वो मेहनत कर सकते हैं, और दूसरी बात उनका नैरेटिव भी पॉजिटिव है। बोलना चलिए थोड़ी दूसरी सीट की भी बात कर ले, वो भी दतिया की सीट का दे दें। बात है, मतलब इसको हम बीजेपी की नजर 2 बयान आपको मैं सुनाता हूं। एक तो जो घनश्याम सिंह है, घनश्याम सिंह ही है ना सर, कांग्रेस के, वो कह रहे हैं हमारे ये नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं ने हमारी बड़ी मदद की है। और दूसरा, हम नरोत्तम मिश्रा से भी बात की हमने, तो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मेरी राजनीति का पटाक्षेप हो चुका है। अब पटाक्षेप का जो भी मतलब आप निकालें, ठीक। पहले जरा वो घनश्याम जी वाली बात सुना दीजिए, फिर सुनाइएगा नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा ने आपका सहयोग किया है वो? नहीं, उनने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने, और वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। नहीं, नरोत्तम नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से क्या मैसेज देना चाह रही थी पार्टी? आप कुछ अगर बताएं आपको, क्योंकि आपके समर्थकों ने इंतजार किया, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो मैंने कभी भी लोकसभा मांगा अनुराग भाई, न मैंने कभी राज्यसभा मांगा।
मैंने विधानसभा जरूर मांगा था जी पार्टी ने बदल दिया। पार्टी भी कितना देगी? 30 साल विधायक रखा पार्टी ने, 15 साल मंत्री रखा, कितना आखिर? तो कहीं तो उसका वो होता ही है पटाक्षेप। नहीं तो आप ये क्या कह रहे हैं कि पटाक्षेप हो गया? एक बड़ी बात कह रहे हैं आप इंडिया पटाक्षेप का। अभी आपके समर्थक तो कह रहे हैं कि दादा की लंबी पारी अभी भी बाकी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और तमाम, आप पटाक्षेप कह रहे हैं? बड़ी कोई पद लेने की इच्छा है ही नहीं। एक इच्छा है एक कार्यकर्ता का की रूप में, जैसे पार्टी ने अभी पिछले 2.5 साल काम दिया है, जिस तरह से पार्टी ने मुझे ज्वाइनिंग टोली का शेयर संयोजक बनाया, जैसे महाराष्ट्र चुनाव में भेजा, जैसे दिल्ली चुनाव में भेजा, जैसे बिहार चुनाव, ऐसे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी भेजती रहे कहीं ना कहीं काम में। बस मन कितना उदार हो जाता है। बस काम कराए, मुझे केवल सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। मुझे नरोत्तम जी ये कह रहे हैं। घनश्याम जी ने भी बताया, राजनीति में सच सीधे नहीं बोला जाता है। घनश्याम जी ने भी बताया ना कि नरोत्तम जी लगे रहे, उनके ऐसा करने कार्यकर्ता वाले लगे। एक मुरारजी देसाई अकेले थे। जब वो प्रधानमंत्री से जब उनका इस्तीफा हुआ तो मुंबई में शायद इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एक पत्रकार थे, उन्होंने पूछा अब तो आपका कंधे से भार जो है वो चला गया। बोला देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सत्ता हमेशा अच्छी लगती है, मैं प्रधानमंत्री के पद पर मुझे अच्छा लग रहा था, ये सब कहना बंद करो। ठीक है समीर जी, क्या वो सच में क्या इनके समर्थक जो है उन्होंने नाराजगी जता निकाल दी क्या इलेक्शन में? निश्चित रूप से मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई नेता ने जरूर, नेता की तो मजबूरी है, पार्टी छोड़ नहीं सकते, पार्टी ने कहा काम करना है तो दिखावे के लिए नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार किया, उसमें मन उनका नहीं होगा, लेकिन पार्टी ने कहा तो पार्टी के साथ रहे। लेकिन कार्यकर्ता के साथ ये मजबूरी नहीं रहती ना। कई कार्यकर्ता रहते हैं जो समर्पित होते हैं अपने नेता के प्रति, उनके लिए पार्टी का महत्व नहीं, नेता का महत्व होता है। और वो नेता का संदेश क्या है, नेता के मन में क्या है, वो बिना नेता के कहे भी समझ लेते हैं कि नेता हमारे क्या कहना चाहते हैं और उस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग है जो जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया होगा। और ये तब है कि जब ये कहा जा रहा है कि कम से कम 1000-1500 नरोत्तम मिश्रा के कट्टर समर्थकों को वोटिंग करने नहीं दी गई, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, घर से निकलने नहीं दिया गया, ये तब स्थिति है। तो मुझे लग रहा है कि ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। और घनश्याम सिंह कभी हम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, उनका भी वहां पर व्यवहार बहुत अच्छा है। घनश्याम सिंह बहुत बेहतर कैंडिडेट थे। आशुतोष तिवारी कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, बिल्कुल जीती हुई थी। और दूसरा ये कि आशुतोष तिवारी कोई वहां के नहीं, वो सेवड़ा के वहां के वोटर भी नहीं है, आप बाहर का कैंडिडेट लाकर उनको दे रहे हो वहां के अंदर, तो मुझे लग रहा है ये भी नाराजगी होगी। आप स्थानीय कार्यकर्ता 1786 वोट से आगे छठे राउंड के बाद कांग्रेस 7,700 वोट से हराया था पिछली कांग्रेस बार। जीत जाएगी वहां पर। और सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय जिसका चुनाव निरस्त हुआ, जो हारा, पार्टी ने उसको कल रात को पार्टी से बाहर कर दिया कल रात को कांग्रेस ने, जिसके वजह से बाई इलेक्शन, जिसकी विधायक जिसकी वजह से जिनकी सीट जाने के बाद हो रहा है इलेक्शन, हाँ उनको निकाल दिया पार्टी उनको रात को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी ने इंतजार किया वोटिंग के दिन तक का और उसके बाद वो कल रात को पार्टी से निकाल दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि घनश्याम सिंह का व्यवहार का भी इसमें काम आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो भी इसके अंदर बड़ी भूमिका निभा रही है। अगर ये सीट हारती है तो नरोत्तम मिश्रा जानते हैं कि वो ठीक रहा उनके ऊपर। देखिए ना, जैसे एक स्टेटमेंट आया था बीच में नरोत्तम मिश्रा जी का, वो कह तो रहे थे कि मैं वोट मांगूंगा, घर घर जाकर शीश नवाऊंगा और जितवाऊंगा आशुतोष जी को, लेकिन एक रैली में क्या कह दिया था उन्होंने, अरे तुम कार्यकर्ताओं से कह रहे हो तुम गलत जगह नाराजगी निकाल रहे हो, इनकी क्षमता है मेरा टिकट कटवा देंगे ये। पर आप अपने ही कैंडिडेट को कितना हल्का करके बता रहे हैं समाज के सामने। नहीं, लेकिन नरोत्तम जी ने एक बात पार्टी ने जैसा आदेश दिया कि भाई चुनाव में लगना है, नरोत्तम जी ने भी पार्टी में जो अपने कार्यकर्ता है उनको आदेश दिया कि चुनाव में लगना है, लग जाइए। विजय जी आज भी आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं, लंका लगा दी कार्यकर्ताओं ने। आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जख्मों पर आप जो है नरोत्तम मिश्रा से पूछ मिर्च और नमक, त्रिपाठी जी खुश नहीं है, लेकिन मिर्च और नमक दोनों का लेप लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्या राजनीति में आप प्रभावी हों, अच्छे से राजनीति करें तो वो ठीक बात नहीं है क्या? नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटना चाहिए मुझे बताइए। बिल्कुल कोई एक वजह तो बताइए। अहंकारी था तो अरे तो फिर तो बड़ा मामला गंभीर। अरे हार गए थे अपनी सीट इसलिए कटना चाहिए। हार गए थे ना, लेकिन क्या उनसे बेहतर कोई नेता था वहां? उनसे बेहतर नेता कोई था वहां? और जब आप कहते हैं कि किसी को आप टिकट काट रहे हैं, कोई आपका बड़ा नेता है, इतने लंबे समय से विधायक रहे, मुझे जहां तक याद आ रहा है 90 से शायद वो विधायक हैं, 90 पहली बार हुए थे, उसका लगातार रहे थे, बीच में हारे थे एक-आध बार, आपने उनसे बात तक नहीं की। किसी भी पार्टी में क्या ये ठीक है कि अचानक आपका नेता है, आपको सब कुछ है? अच्छा, आप तैयारी कर रहे थे 20 दिन से, नरोत्तम मिश्रा जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे थे, लोगों को पार्टी में शामिल करा रहे थे, कांग्रेस के लोगों को अपने पक्ष में ला रहे, आपको लगा नहीं अहंकारी हो गया, फिर ये तो कोई पैमाना नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि दतिया सीट वैसे भी बीजेपी के लिए मुश्किल थी, लेकिन उपचुनाव में
और मैंने पहले भी कहा, ये पूरी तरह से मोहन यादव जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये उपचुनाव में हारेंगे, अगर उपचुनाव में बांकीपुर हारेंगे तो ये बड़ी चिंता बिल्कुल की नहीं, बात बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा के बेटे बिहार में भी ये चीफ मिनिस्टर के लिए भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा कि ऐसे इतनी हाई प्रोफाइल सीट हार जाए, और यहाँ भी चीफ मिनिस्टर मैं यही बात कहना चाहता था। बिहार वाली तो ज्यादा मुश्किल। मैं तो यही कहना चाहता था कि दतिया की सीट और बांकीपुर की सीट, दोनों सीट जो है वो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का रिफ्लेक्शन है, जिम्मेदारी है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। आप पट्टा फाड़ करके, तेल लगा करके पट्टा फाड़ करके मुख्यमंत्री बने रहें, आप जाकर के वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आप नहीं संभाल पा रहे हैं। यह शर्म की बात है, यह सामान्य घटना नहीं है। जब आज भारतीय जनता पार्टी इतनी विकट स्थिति में है, जिंजी का एक आंदोलन झेल कर है, और ऐसे समय में आपने पूरा नहीं झोंक कर, आखिर क्या चीज हुआ जिसका कारण आपने, इसका मतलब कि आप अंदर से टूटे हुए थे, आप अंदर से टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं। यह काम बिहार के अंदर भी हुआ, यह काम यहां भी हुआ। तो आप दूसरे को उपदेश देने के लिए हैं, और जब आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है तो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचाते हैं, आप उपदेश देने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता आपके लिए मर जाए वहां पर जमीन पर, और आप जो है वो लाटसाही की तरह अपना चार्टर्ड फ्लाइट में घूमते रहें, ये नहीं चलेगा। सर पार्टी ने ताकत तो लगाई होगी, अब हार हो जाती है। 35% वोटिंग हो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसका मतलब पार्टी ने नहीं निकल रहा है। वोटर नहीं ब्रेक ले लेते हैं सर। सीट पर वैसे वोटिंग कम होती रही है, 41 हुई रही है। बांकीपुर में नितिन नवीन जी की सीट पर इस वक्त प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, मार्जिन बढ़ता जा रहा है, और वहीं दतिया की सीट पर जो है बीजेपी बहुत कम अंतर से पीछे चल रही है, कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब बात करते हैं जरा पार्लियामेंट की। आज तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है। कर लीजिएगा आप, जहां रोमांच उसको छोड़कर मत जाइए। जो आपने बोला उसका नंबर बता दीजिए। किसका अंतर 13वें राउंड के बाद 7000 के ऊपर हो गया। तो लगातार हर राउंड में बढ़ रहा है, हर राउंड में बढ़ रहा है। बता रहे हैं 7000 से ज्यादा वोट से प्रशांत किशोर 13वें राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। कहने को 31वें राउंड तक होनी है गिनती, लेकिन एक राउंड में भी बीजेपी का कैंडिडेट आगे नहीं हो पाया है। हर राउंड में लीड बढ़ाई है अपनी प्रशांत किशोर ने। यही है कहानी अभी तक की। देखिए अब तो कुछ करिश्मा जैसा ही लगता है कि बीजेपी ये सीट बचा पाए। लेकिन हम बात कर रहे थे अब मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत आज से हुई है, और लेकिन हंगामा वैसे का वैसा ही है। हंगामा नहीं थमा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जो प्रदर्शन हुआ, उस पुलिस की कार्रवाई हुई, वो मुद्दा लगातार अपने उस पर दबाव बना रहा है। और दूसरा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अब एक बार फोर फ्रंट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2-3 रोज से आप ये तो देख ही रहे हैं, वहां पर लोग रोज समाजवादी पार्टी के नेता जो है ये लेकर के आते हैं। दान पात, एक छोटी सी वो स्किट पीक बनाई थी पप्पू यादव वाली, वो तो कंट्रोवर्सी में चली गई। खैर उस पर पुलिस का एक्शन भी हो गया। आज खूब ड्रामा उसमें हुआ है, कल उसका अपडेट मैं आपको दूंगा। और अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह के स्टेटमेंट की मांग अभी भी हो रही है। ये 2 बड़ी बातें हैं कि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दें और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की जाए। तो ये मामला जो है अभी लगातार आगे बना हुआ है। और ये देखिए ऐसे पोस्टर लेकर के आज लोग आए हुए हैं, अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं, वाई अमित शाह इज नॉट इन पार्लियामेंट। और दूसरा वो उसी के सामने ये वाला मामला जो है चल रहा है। इसमें अवधेश प्रसाद जी जो है वो ज़्यादा आगे दिखाई देते हैं, जो अयोध्या से सांसद हैं। हाँ वही हैं, उन्हीं के हाथ में अयोध्या नरेश। हाँ अयोध्या नरेश, जिनको कहा था अखिलेश यादव ने। तो ये है, सुबह जब शुरू हुई थी कार्रवाई लोकसभा की, तो एक बात कही थी ओम बिरला जो स्पीकर हैं उन्होंने, वो आप एक बार जरा सुनिएगा, फिर हम लोग इस सब पे बात करेंगे। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? मुझे लगता है आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते हैं। ओम बिरला जी ने बड़ी ऑब्वियस बात पूछी थी, इसका जवाब वो भी जानते थे। हाँ विपक्ष तय करके आता है कि हमको पार्लियामेंट डिस्टर्ब करनी है, और ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो तो उनसे सीधे सीधे वो पूछ लेते, कमरे में बुला के पूछ लेते तो भी वो बता देते। तो खैर एनीवे, वो ऑपोजिशन तो अब देखिए हंगामा तो वो करेगा, ऑपोजिशन तो ये चाहेगा। खास तौर पर होम मिनिस्टर जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते से वो नहीं आ रहे हैं हाउस के अंदर, और बहुत मांग की जा रही है कि वो आकर के स्टेटमेंट दे कि पुलिस ने बल प्रयोग क्यों किया था स्टूडेंट्स के ऊपर। तो वो है, एक बात तो है। संसद भवन के मकर द्वार पर पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी रोजाना दान पात्र रखकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाती है। आज सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बताया कि अब तक दान पात्र में 47,100 रुपए कैश जमा भी हो चुका है,
और अभी सिक्कों की गिनती तो हमने की नहीं है। प्रभु श्री राम मंदिर या प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के मंदिर में से जहां भी अभी सब लोग तय कर लेंगे, और इसका फैसला हमारे अयोध्या के सांसद आदरणीय अवधेश जी ने। 47,100 केवल नोटों का, भी सिक्के गिनना बाकी है। 47,000 रुपए सांसदों ने जमा कर दिए तो अच्छी राशि है, पता नहीं तो ये मतलब दान पात्र कहीं और भी घुमाया गया है तो मुझे नहीं मालूम है। हाँ लेकिन देखिए, हाँ सर, लेकिन सर वो कल से दान पत्र रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कल खबर आ रही है कि पप्पू यादव के इसमें अंडरस्टैंडिंग थी कि जो दान पेटी में पैसे डाले जाएंगे, जब खत्म होगा तो पप्पू यादव सबको जिनका जितना पैसा वापस करेंगे। तो कह रहे एक ने 500 का नोट डाला था, पप्पू यादव ने उसको 100 का नोट दिया। वो बोले मैंने 500 का डाला था। पप्पू यादव बोला नहीं आपने 100 का डाला था। तो वो पप्पू यादव ने भी वहाँ घोटाला करा। वो धर्मेंद्र यादव करे कि 47,000 रुपये आए, लोग कह रहे कि 75,000 रुपये डाले थे। तो ये 20-22,000 रुपये का धर्मेंद्र यादव ने चढ़ावा चोरी का मामला है यहाँ। तो मतलब यहाँ पर भी ये घोटाला कर रहे हैं इस तरीके से पप्पू यादव धर्मेंद्र यादव मिलकर। सर ऐसे कहाँ खबर आप ही के लेकर पास आते हैं ये होती है खबर खबर। ऐसे। एक इंटरेस्टिंग बयान रामगोपाल यादव ने दिया। ये मुद्दा सारा समाजवादी पार्टी का है, राम मंदिर चंदा चोरी का। यूपी के इलेक्शन है, उन्हीं के सबसे ज्यादा उस पर उन्हीं के लिए है इंपॉर्टेंट। रामगोपाल यादव ने कहा कि वो जो पप्पू यादव ने ये वाली तस्वीर जो ये किया था, मतलब भगवा पुजारी के वस्त्र में बैठ करके चोरी करने का स्वांग रचा था, उनका कहना था कि ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था। पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का संतों का अपमान है ये। देखिए वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। गलत। देखिए भाई, ये एक लाइन में मुद्दे की बात रामगोपाल यादव जी ने कह दी, और ये क्यों नहीं किसी और ने सोची। मैं तो कल भी कह रहा था कि राहुल गांधी भी उसमें कूद पड़े, उसके स्वांग का हिस्सा बन गए। वो मतलब चप्पल पहनी जाके, हाँ मतलब वही। अरे तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे क्या? आप समझ में आ रहा है, रामगोपाल यादव ऐसे ही नहीं कहते। उनको इसका मतलब उनको ये लग रहा है कि रिएक्शन हो रहा है, इस पर प्रतिक्रिया खूब आ रही है। अरे संत समाज से भी बहुत सारे लोगों के बयान आए हैं, वो भी इस बात को लेकर के बड़े नाराज हैं कि ये क्या तमाशा किया गया और साधु संतों को क्यों इसमें चोरी करते हुए दिखाया गया। रामगोपाल जी समझ गए, लेकिन त्रिपाठी जी नहीं। देखिए रामगोपाल जी समझ गए, अब तो लोग कह रहे हैं कि हाँ समझ गए। अच्छा समझ गए, जब कोई कहता है तो क्या समझ गए? राजनीतिक तौर पर है कि इस वक्त समझ गए तो कहीं कुछ और तो नहीं समझ गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात नहीं है ये, तो समझाने की बात भाजपा के मतदाताओं की बात वो समझ रहे हैं। तो अब ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और रामगोपाल यादव जी समझ गए। अवधेश प्रसाद, नहीं सीरियस नोट पे, अवधेश प्रसाद जी उसमें शामिल हैं, धर्मेंद्र यादव उसमें शामिल हैं, गिनती बता रहे हैं कि इतना पैसा आया है, और रामगोपाल जी समझ गए। डिम्पल जी भी शामिल थे। नहीं मैं कह रहा हूं कि डिम्पल जी शामिल नहीं थी शायद। न थे। अच्छा वो भी थी। अब तब बताइए, अगर इसके बावजूद रामगोपाल जी समझ गए तो किसने समझा दिया फिर? अब तो ये प्रश्न है ना, अब उनके वो वाला प्रश्न नहीं, वो तो सब जान रहे हैं कि बड़ा गंदा लग रहा है, बड़ा खराब लग रहा है, हर हिंदू को ये बुरा लग रहा है। लेकिन अगर रामगोपाल जी समझ गए तो किसने समझाया, ये प्रश्न होना चाहिए। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं वो समझ गए, तो मैं नहीं समझ रहा कि मतलब आप सर किस ओर जा रहे हैं? नहीं मैं ये एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि भाई अखिलेश जी भी इसमें नहीं थे, और अखिलेश जी आप पिछले लंबे आप वैसे तो समझिए ये चढ़ावा चोरी का पूरा आंदोलन तो समाजवादी पार्टी चला रही है, बिल्कुल। कांग्रेस तो इसमें बीच में आई है, बल्कि जब संसद में भी इस पर मुद्दा हो रहा था तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई कि नीट का मामला कांग्रेस का है और उस पर पहले चर्चा हो और फिर चंद्रावा चोरी अगले हफ्ते हो। लेकिन अखिलेश जी बार बार ये बात तय कर रहे हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी के रहते हुए वो एक एंटी हिंदू पार्टी के तौर पर रहे, ठीक है। समाजवादी पार्टी कम से कम एंटी हिंदू पार्टी के तौर पे इमेज ना बनाए। एंटी हिंदू कौन दिख रहा है आपने कहा? कांग्रेस। समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी का कोशिश है कि वो पार्टी इस तरह से ब्रांड ना हो कि एंटी हिंदू हो जाए, इसलिए वो सनातन पर भी बार बार करते हैं, इसलिए वो अपना केदारनाथ मंदिर को भी बार बार याद करते हैं, इसलिए बार बार ये भी कहते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, मंदिर पूजा हो रही है, फलाना निकाना, और वो राहुल जी को उससे थोड़ा सा अलग रखना चाहते हैं अपने से कि भाई वो एंटी हिंदू पार्टी की इमेज के साथ चलें तो वो ठीक है, वो एक्सरसाइज हो रही है। और अब तो शायद थोड़ा सा आज खुश होंगे कि भाई जब अपर कास्ट का जो चुनाव का नतीजा बांकीपुर में आ रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश में इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। ठीक है। वैसे ये पप्पू यादव वाला घटनाक्रम जो है वो थोड़ा सा और सीरियस बन गया। वो उसमें हुआ ये कि पप्पू यादव ने ये भगवा वस्त्र धारण करके ये नाट्य प्रस्तुति दी, स्वांग किया। अब वो अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये,
तो वहाँ 2 लोग पहुंचते हैं, एक का नाम है सुमित, दूसरा हैप्पी शर्मा, और इन्होंने एक ने चप्पल उछाल के इनकी तरफ फेंक दी। बाहर दूसरा आदमी गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको भी लोगों ने पकड़ लिया। अब पप्पू यादव के समर्थकों ने जब इनको पकड़ा तो उसके बाद उन्होंने दावा किया कि इनके पास एक चाकू था और ये पप्पू यादव पर हमला करना चाहते, तो वो चाकू दिखाया अभी पप्पू यादव ने। तो मामला थोड़ा सा ये सीरियस हो गया है। नाराजगी अपनी जगह पर है, लेकिन अब चाकू वाकू लेकर के किसी के घर पहुंच जाएं तो ये तो सरासर क्राइम है, तो इसको पुलिस को बिल्कुल सख्ती से हैंडल करना चाहिए। सांसद हैं पप्पू यादव अपनी सफाई दे रहे थे। अच्छा, वो ये भी कहने में किस बात की माफ़ी, किस बात की मांगू, वो अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सनातन धर्मियों या भावनाओं को आहत किया, वो कह रहे हैं कि ऐसी मेरी मंशा थी नहीं, ना मैंने ऐसा किया है। तो पप्पू यादव को आप जरा सुन लीजिए। मेरा सवाल वो नहीं है, आप हमें एक बात बताइए ना, चंदा चोरी हुई ना, राम के साथ विश्वासघात किसने किया? सनातन के साथ विश्वासघात किसने किया? और जो लोग कल हमला करने आए थे, ये जोगी जी के साथ, सबके साथ फोटो है, और ये मंडल अध्यक्ष है, तो कौन इनको भेजा मारने के लिए? बस इतने तो सवाल है। जी, पप्पू यादव के बात पर रिएक्शन लेता, अभी वो ताजा स्कोर बता रहे थे मैच का। त्रिपाठी जी बता दीजिए बाकी। नहीं, मैं तो सचमुच समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन 20,420 अब नीरज कुमार का है और 28,201, यानी फिर वो संख्या, उनकी जो जीत का अंतर था वो और बढ़ गया, मतलब वो 7,000 कुछ सौ हो गया, 7,800 के आसपास हो गया, क्योंकि 420 इधर 200, तो हाँ वही 7,800 के आसपास हो गया। और 14 राउंड की बात, 14वां राउंड हो गया, 31 में से 14, आधी मोटी आधी गिनती हो गई, लगभग आधी गिनती में लगभग 8,000 वोट का मार्जिन हो चुका है। प्रशांत किशोर का आगे चल रहे हैं वो, तो मतलब मामला तो हाथ से गया ही, बीजेपी के हाथ से तो गया। हाँ, जो बात पप्पू यादव कह रहे थे, पप्पू यादव, ये हमला जो हुआ वो तो खैर पुलिस का मामला बन गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि चंदा चोरी तो हुई और मैं उसको केवल एक प्रतीक के रूप में मैं उसको दिखा रहा था। अब नाटक कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो करके गलत क्या किया? देखिए, चंदा चोरी के लिए जिस प्रतीक को उन्होंने चुना वो गलत था। चंदा चोरी को हाईलाइट करने में कोई बुराई नहीं थी। चंदा चोरी तो एक वास्तविकता है, इससे हम पहन के बैठ जाते है ना, हम और कौन इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन उसमें पुजारी को इन्वॉल्व कर दिया, समझ रहे हैं कि नहीं? एक दूसरा, पुजारी का मतलब एक ढंग से हम कहें ना कहें, एक ब्राह्मण को भी इन्वॉल्व कर दिया वहाँ पूजा कराने वाले। वैसे तो आप विश्व हिंदू परिषद ने 1993 से हजारों पुजारी जो दलित समाज से हैं उनको दीक्षित किया है, और आज हजारों मंदिर हैं जहाँ पर दलित पुजारी भी हैं, लेकिन उस जो मूल रूप से जो माना जाता है, जो समाज में प्रतिष्ठित है कि भाई वो पुजारी है तो पंडित जी ही होंगे। उसके बाद उनकी पिटाई, तो पुजारी की पिटाई, क्या इस प्रकार, हालांकि इस पर जिक्र करने पर विजय जी हमसे एतराज करते हैं और उनका वाजिब है, उनका अपना पक्ष है कि भाई क्या इस प्रकार से किसी आर्क बिशप की पिटाई करते हुए सेक्स करने पर भी आप करते हैं क्या, प्रदर्शन करते हैं क्या? सेक्स रैकेट पकड़े जाते हैं चर्च के अंदर, कभी ऐसे पिटाई किया है क्या आकर के? वक्फ बोर्ड में इतनी संपत्ति का घोटाला हुआ है, कभी मौलानाओं को आपने खींच करके लाया है क्या, और इस ढंग से उनकी तस्वीर बना करके, उनके इमेजेस बना करके आपने पिटाई किए? नहीं। सनातन पर आप इसलिए प्रहार करते हैं कि सनातन में कोई आपको सर्तन से जुदा का नारा नहीं लगाता है, जो बिल्कुल वाजिब है। ये हमारा समाज इतना प्रतिष्ठित है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं कहना चाहेंगे कि हमारा 1/3 गजवाए हिंद भारत का हो चुका है, इसलिए हम ये न कहें कि इससे बचता है। भारतीय समाज को, हिंदू समाज को प्रतिरोध करने का और प्रतिकार करने का हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदू समाज पहले जो नारद मुनि के नाम पर पत्रकारिता का ये मैंने इधर से उधर करे तो उसको नारद मुनि हम कह देते थे, जो इतना बड़ा ज्ञानी हो उसको नारद मुनि हम संबोधित कर देते थे, जो पंडित और पुजारी का मतलब है कि ये चोर और ठगी ही करने वाला आदमी होता है, और जो एक मौलाना होता है वो तो शांति का ही पुजारी होता है। इस प्रकार का चरित्र चित्रण जो 70 साल के अंदर है, समाज अब जागृत होकर के उसका
उसका प्रतिकार करना शुरू किया है, उसकी प्रतिक्रिया देनी शुरू की है। और इसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद वहां इसमें शामिल थे, लेकिन राम गोपाल जी को लगा कि नहीं, गलत हुआ है। अरे उनके लिए थोड़ा आसान भी है क्योंकि पप्पू यादव कर रहे थे ये, मतलब कांग्रेस पार्टी का सांसद कर रहा था। अरे अब जो अभी अखिलेश यादव का और कांग्रेस का जो है थोड़ा सा अंतर इस अपनी भूमिका लेने में, इसमें हिंदुत्व के नज़रिए से वो जो बात कर रहे थे, उनकी आर्गुमेंट के समर्थन में ये तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम और हनुमान तो मुद्दा रहेंगे। अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं। तो भगवान राम और हनुमान का नाम लेकर इन दिनों अखिलेश यादव बीजेपी पर हमले करते हैं। कल उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस में भगवान राम और हनुमान के किरदारों को बुलाया। समाजवादी पार्टी की तरफ से दोनों को 51 हज़ार रुपये के चेक दिए गए। अखिलेश चंदा चोरी और हनुमान जी के अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो के दौरान हनुमान जी के किरदार को आगे आगे नाचते हुए दिखाया गया था। उस वक्त भी वो मामला बनाया था समाजवादी पार्टी ने। तो खबर बता के आता हूं। सौरभ जी, एक प्रतिक्रिया इस पर दे दूं। अब आप भगवान राम जी को, भगवान हनुमान को भी आप 51 हज़ार रुपया देंगे लिफाफे के अंदर डाल करके। सर वो तो कलाकार, ये तो कलाकार में दान किया जाता है, कलाकार है, कलाकारों को भी दिया जाता है सर, ऐसा नहीं है सर। कलाकारों को आप क्यों रामलीला में भी नहीं देते हैं? नहीं है, हम लोग रामलीला में दान पात्र में दिया करते हैं। वो इस पर नाराज नहीं होते कि भाई वो उसको आगे नचाया जाए नितिन नवीन की रथ के आगे हनुमान को, वो ठीक है। और दिया तो बेचारा कोई गरीब कलाकार ही होगा, वो भी कलाकार है, उसको कलाकार के तौर पर एक। खैर अखिलेश यादव जी, मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने हनुमान जी वाला मुद्दा उस समय भी उठाया था और उन्होंने कहा कि भगवान का अपमान करने वाले आराम फरमा रहे हैं और केस विपक्ष के सांसदों पर दर्ज किए जा रहे हैं। हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये एफआईआर किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं। उनका इसी से जीवन यापन होता है। और उधर आज यूपी विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष के विरोध पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या की बात करने वालों ने तो राम भक्तों पर गोली चलाई थी। सपा के दोहरे चरित्र को दुनिया देख रही है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। देखिए, अखिलेश यादव खुद को एंटी हिंदू छवि से बचाएं, ये उनके लिए भी उचित है, लेकिन जितनी वो ऐसी बातें करेंगे आप दूसरे वाले को और एम्यूनिशन दे रहे हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ को। इसमें भी कोई शक नहीं। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है ना कि जब बार बार यही बात होती है, ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि राम मंदिर आंदोलन की पूरी लड़ाई संघ ने लड़ी। भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें उसी वजह से गिरा दी गईं। अलोकतांत्रिक व्यवहार था वो। लेकिन यह भी तो सच है ना कि मुलायम सिंह यादव जिनके शासनकाल में जिन्होंने गोली चलवाई, जो आप कहते हैं, उन्हीं को तो आपके शासनकाल में पद्म विभूषण भी दे दिया। पद्म भूषण क्या दिया गया है सर? कुछ पद्म विभूषण माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पद्म विभूषण। तो मुझे लगता है कि अब इसकी चर्चा बार बार नहीं करनी चाहिए। और कई बार हम कहते हैं ना कि राम मंदिर पर जब आप बात करते हैं तो राम मंदिर के अब से आगे की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। राम मंदिर की वजह से बहुत कुछ हो गया, राम मंदिर पर बहुत कुछ हो गया, आपने बहुत कुछ किया भी है, आपके पास बताने को बहुत कुछ है। इतना पीछे जाके बार बार जब आप बात करते हैं तो लोगों को इधर की हाल की बात याद आने लगती है। और मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये तो प्रतिक्रिया में तो बताना तो पड़ेगा ना। नहीं, बताना पड़ेगा, लेकिन क्लोज हो गया। राम मंदिर निर्माण के सामने वाला बार बार आपको राम मंदिर पर घेरेगा, चोरी पर,
तो आपके पास उसी से जुड़ा कुछ तो कुछ जो है वो बताएंगे। अभी बताने को है ना, आपके पास राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की किस तरह से पूरा तस्वीर बदल गई, पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया भाई। क्या शानदार स्थिति में हो गया। अगर अयोध्या नहीं होता, अगर काशी नहीं होता, वो भी बताते हैं, प्रयाग नहीं होता, तो आप वो बताएंगे। और आप ये बताइए, ये रिएक्शन जो योगी जी इस बात को बार बार कह रहे हैं, ये रिएक्शन। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि एक समय के बाद बहुत बार बार का रिएक्शन काम नहीं आता। ठीक। और वो भी पद्म भूषण मुलायम सिंह यादव साहब बिल्कुल नहीं आता है। राहुल गांधी का भी एक प्रोग्राम होने वाला है। त्रिपाठी जी आपके शहर में जा रहे हैं राहुल गांधी, चलिए आप खैर आप यहीं आ कीजिए, ठीक है। अब वैसे जा रहे हैं प्रयागराज, बता देता हूं मैं। गूंज, हाँ, कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश को लेकर एक्टिव हो रही है। राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों के साथ संवाद का एक कार्यक्रम करने वाले हैं और इस प्रोग्राम को हिट बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रयागराज में छात्रों को लेकर गूंज अभियान होगा और अजय राय ने कहा है कि लाखों छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, पूरा प्रयागराज पैक हो जाएगा। कोटा और देहरादून में राहुल गांधी का यह कार्यक्रम हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में इसकी अगली किश्त आपको दिखाई देने वाली। स्टूडेंट्स का ही मुद्दा होगा और उसमें वो युवाओं के साथ संवाद करेंगे। वो बिल्कुल एक वैसे होता है, वो मतलब कैसे कहें उसको, मतलब हाँ, जैसे टेड टॉक्स होती है उस तरीके से। और कुछ लोगों को मंच पे भी बुलाते हैं, छात्रों को, उनसे वो इंटरेक्ट भी करते हैं। अब यूपी में उनका ये अगला कार्यक्रम होने जा रहा है। समीर जी। हाँ, प्रयागराज में पहले भी उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन राहुल गांधी विदेश से लौट नहीं पाए थे, छुट्टियां उन्होंने बढ़ा ली थी। अच्छा, तभी होने वाला था उस समय, तो बाद में निरस्त कर दिया गया था। और अब फिर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। फिर प्रयागराज में तो उनके सांसद है, सांसद तो उनके पास सीट है, तो अब सांसद के पास जिम्मेदारी होगी कि वहां भीड़ इकट्ठी की जाए। और राहुल गांधी को लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की 6 सीटें कम से कम वहां गूंज का कार्यक्रम किया जाए और लोकसभा की तैयारी की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सिर्फ ये देखना चाहिए कि सिर्फ गूंज कार्यक्रम से नहीं होगा। आप उत्तराखंड भी गए, पार्टी का आपका संगठन नहीं है, सिर्फ एक दिन जाकर आप वहां पर छात्रों से संवाद करने से आपको छात्र आपसे नहीं जुड़ेंगे। आपकी पार्टी का संगठन वहां पर नहीं है, युवा नेता आपके पास नहीं है, युवा नेताओं को आपकी पार्टी आगे नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को बताना चाहिए कितने युवा नेताओं को राहुल गांधी ने आगे दिया हुआ है। सब बुजुर्ग और पुराने लीडर्स पार्टी को आपको चला रहे। उत्तराखंड में आपने कौन से युवा लीडर्स को आगे लेकर आप छात्रों से कहते हो कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, अच्छे नेता युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो राहुल गांधी अच्छे युवा लीडर को चुने और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय करें। वही लल्लू जी आपके पास जानते हैं, वही अजय राय। ब्रेक से पहले एक बार इनके शहर का मामला, एक रिएक्शन तो लेना। तो इलाहाबाद के छात्र राहुल गांधी के साथ प्रयागराज के वहां की, अब कोई ऐसी मतलब जो कहें कि वहाँ जो चीज़ें चल रही उसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। विधानसभा के हिसाब से दिखता नहीं, लोकसभा में उनको जरूर उम्मीद दिखी है, क्योंकि लंबे समय के बाद इलाहाबाद सीट। बस एक ही चीज़ है कि पिछली बार की तरह कुर्सियां न चल जाएं। पिछली बार जब उन्होंने क्या था, संविधान बचाओ ऐसे करके कुछ उन्होंने किया था, शरद यादव जी की बेटी उसकी कन्वीनर वगैरह थी और वो लोग गए थे, तो वहाँ कुर्सियां चल गई थी, बड़ी मारपीट की स्थिति आ गई थी। अच्छा, तो वो ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। चलिए ठीक है। बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर लगातार जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 15वें राउंड की काउंटिंग में प्रशांत किशोर को इस वक्त काफी बड़ी बढ़त मिल चुकी है। अभी तक 8,202 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। लगातार 15वें राउंड में भी आगे, अब तक हर राउंड में आगे रहे हैं, एक राउंड में भी पिछड़े नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट की जो मार्जिन है पीछे रहने का, वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। और दतिया की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की सीट, तो वहां भी मार्जिन में अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, 3,295। मतलब अब वो ठीक ठाक साइजेबल बढ़त के साथ फिलहाल आगे चल रही है। यहाँ 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, लेकिन बांकीपुर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होने जा रहा है। तो देखिए, अब 31 राउंड तक जानी है गिनती, 15 राउंड हो गया, ठीक आधे राउंड हो चुके हैं। अब आधे राउंड के बाद अगर 8,000 से ज्यादा की लीड हो गई है और हर राउंड में बढ़ रही है, अब तो रिवर्स करने के लिए हर राउंड में बीजेपी को इतना ही वोट कम करना है। तो ऐसा होता नहीं है। एक बस गुजरात का मांजलपुर है, तो बहुत जहां 27,516 से जीतने जा रहे हैं। अगर गुजरात की सीट भी बीजेपी हार जाती तो फिर आज सारा प्रोग्राम हम उसी पे करते हैं। नहीं, तब तो फिर जाए नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सारा प्रोग्राम तो वैसे भी बांकीपुर सामान्य नहीं है भाई। ठीक बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट अभी आप प्रचंड बहुमत से बिहार में जीत के आए हैं। बिहार की जनता ने आपको झोली भर भर के वोट दिया है। उसके बाद आप चाहे जो वजह हो, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि इसको देखते हुए 15 राउंड के बाद हुआ है, 16 राउंड बाकी है, कुछ भी अब हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत गहरे आत्मचिंतन, आत्ममंथन का वक्त है। करें तो, नहीं तो कहेंगे एक सीट से फर्क क्या पड़ेगा, ना तो विधानसभा में फर्क पड़ेगा, ना सरकार गिरने जा रही है, ना सम्राट चौधरी बदलने जा रहे हैं, कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है।
ये सामान्य चुनाव नहीं है सर। बांकीपुर का जो परिणाम आएगा इसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए कि एक सीट आ रहे। बांकीपुर इनको भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा है, चाहे वो बिहार की हो चाहे आने वाले किसी अन्य राज्य की हो। उनको ये समझना पड़ेगा कि बांकीपुर में आपके इतने स्ट्रांग, और वो उस समय कि 2015 में जब लालू ये दोनों अपने क्या नाम इनका नीतीश कुमार दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, उस समय भी बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से जीती थी। तो ऐसे में अगर बांकीपुर प्रशांत किशोर जीत रहे जो उनका क्षेत्र नहीं है, उसके बाद भी वो आके आपके घर में हरा रहे, तो ये हमने अभी तक लेकिन जितनी बातें की ना, मैं उसमें हल्का सा पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा सा उससे वो है विरोध है कि हम ये कह रहे हैं कि ये सवर्ण नाराज हो गया तो उधर चला गया या यूथ चला गया होगा, बीजेपी सबकी नाराजगी इसमें। सर मैं आप हम नाराजगी के चश्मे से क्यों देखें? हम ऐसे क्यों नहीं देखें अगर किसी को कोई पॉजिटिव अगर कोई पॉजिटिव विकल्प दिखाई दे रहा है प्रशांत, उसको ऐसे भी तो देख सकते हैं। असेंबली इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने कौन सी गलत बात की? मैं प्रचार की बात कर रहा हूं, कौन सी गलत बात की थी? यही तो कहा था मेरा बच्चा हिंदुस्तान के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता है, वो एक दंगे की चोट पे कहते थे तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि तुमने आज तक कभी स्कूल के नाम पे वोट ही नहीं दिया। सर एक क्या खराबी है इस बात में? सर एक लाइन जोड़ता हूं, प्रशांत किशोर ने इस चुनाव के पहले क्या कहा था कि बांकीपुर का एक विधानसभा का चुनाव नहीं, यह सम्राट चौधरी के लिए रेफरेंडम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा और बाद में सम्राट चौधरी को थोप दिया है। तो जनता सम्राट चौधरी से अपनी नाराजगी बताएगी। यह सीट पे भारतीय जनता पार्टी की हार सम्राट चौधरी की हार होने वाली है, और मुझे लग रहा है सीधा सीधा फिर तो बीजेपी को ये सीट हर हाल में हारनी चाहिए थी, चाहे पीके लड़ते या ना लड़ते, लेकिन ऐसा तो नहीं है सर। ये पीके की वजह से ही हो रहा है जो हो रहा है। बिल्कुल देखिए बात देखिए होता क्या है कि कोई एक चीज तो एंकर की भूमिका में होता है और बाकी एकोमुलेटिव फैक्टर्स उसके साथ काम करते हैं। मतलब आप बांकीपुर सीट में आकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा दें, ये वैसे ही है जैसे शेर के मांद में जाकर के उसके जबड़े मरोड़ दें आप। ये वैसे ही है। आज भी यदि नितिन नवीन वहां पर खड़े होते तो मेरा अपना गट है कि नितिन नवीन वहां पर जीत जाते, क्योंकि उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात इससे निकल करके आई कि आपके व्यक्तिगत रेपुटेशन चाहे जो कुछ भी है, यदि आप इस मानसिकता से यदि आप कोई कैंडिडेट वहां दे देंगे कि कुत्ता बिल्ली कोई भी आ जाए तो हम आपके लिए वोट करेंगे, तो आप जनता को चिढ़ा रहे हैं। आपने नितिन नवीन जैसे एक, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, लगातार भाई इंजीनियर थे, बाई प्रोफेशन इंजीनियर, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, और एक हेवीवेट मंत्री थे बिहार में हेवीवेट मंत्री थे, ईमानदार, एक साफ सुथरी उनकी छवि थी। उनकी जगह पर आपने किसी को भी खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जैसा आदमी आ गया। प्रशांत किशोर भी रिसोर्सफुल आदमी है। दूसरी बात, असेंबली वाला ये भी तो सोचता है कि भाई मेरा जो कैंडिडेट आए मुझे कुछ दे भी पाएगा कि नहीं पाएगा। दूसरी बात, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जिसे आप कहते हैं ना कि अपर कास्ट का फ्रस्ट्रेशन, वो है फ्रस्ट्रेशन। आप उसे एक्सेप्ट करें ना करें, होता क्या है ना कि जब हम लगातार जीतते आते रहते हैं ना, तो हम आत्ममंथन करना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो स्थिति बिहार के दिन में आज है। बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति मेरा मन एक्चुअली मानने को कर रहा है कि लोगों ने पॉजिटिव वोट, हाँ, वो भी एक कारण, वो बेहतर बात होगी। सर होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, और काडर आपसे तभी, या तो काडर करता क्या है कि घर बैठ जाता है, बैठ ही गया ना 35%। मैंने इसलिए कहा ना आपको, मुझे ये याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 2004 में चुनाव जब हारे थे, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हम लोग तो लगते थे कि जीत ही जाएंगे। बूथ से एक इंप्रेशन मिला, बूथ पर मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता भी उस बूथ पर जहां स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर नहीं खड़े थे, भीड़ नहीं थी। वो एक सेंस दे रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इलेक्शन में भी नहीं, 2004 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। हम लोग जब टेलीविजन पर बैठे थे तो लगता था कि अरे बड़े बढ़िया से खाना पीना खा करके बढ़िया से आराम से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी तो जीती जाएगी। लेकिन जब निष्कर्ष निकला तो उसका अंदाजा जब हम कनेक्ट किए तो हमने लगा कि अरे हम जिस बूथ पर गए थे वहां तो ये नजारा था, और जब हमने पूछा तो पता लगा क्या कि कार्यकर्ता नाराज घर बैठे हुए हैं। बीजेपी के समर्थकों को भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए कि ये बीजेपी ने अभी तक तो ऐसा नहीं कभी भी इशारा दिया कि वो जड़ हो चुकी पार्टी है। ये पार्टी अपनी गलतियों से सीखती है, इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो कई बार झटका भी अच्छा होता है। अच्छी बात है, तो ये बात ठीक है। अभी जो मेरे पास आया है अपडेट, मेरे पास आया है, बिहार बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने बताया है
21वां राउंड में 20,824 वोट से पीके आ गए। बस तो खत्म होगी कहानी सर। वैसे भी 15 भी मान लें तो 15-16 तो हो गया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी लीडरशिप में ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है कि वो गलतियों से सीखती है, और जो बात मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी फ्लेक्सी है, उनको बहुत सारे लोग अलग तरीके से देखते हैं। मैं फ्लेक्सी नजरिए का मतलब यह है कि वो जिस चीज़ों में बदलाव करना हो, पीछे हटना हो, आगे बढ़ना हो, मुड़ना हो, वो सारा काम वो करते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं होता, और वो चीज़ों को भांपकर उस पर तुरंत एक्शन लेने पर आ जाते हैं। तो ये भी मैसेज है, और इस मैसेज के बाद जो मैंने पहले कहा कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए आप किसी को भी, ना वोटर को ना कार्यकर्ता को, और जो दरारें हैं उनको देख लीजिए, अभी दरारें देखने की बात है। और केवल अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, उनकी जिम्मेदारी तो है ही, तो फिर तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी भी आप डालकर देखिए उसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हेड्स रोल होने चाहिए, और वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मंत्री जी हैं उनकी भी जिम्मेदारी थोड़ी डालिए। विजय जी बहुत देर से कुछ खोज रहे थे। विजय जी आप कह रहे हैं ना, बिहार चुनाव में मामूली दरारें नहीं थी, लेकिन 21 दिन तक अमित शाह वहां बैठ करके जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के सबको मनाया, सबको हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, नहीं लिया तो नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। और यहाँ पर भी अभी भी मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन जरूर करेगी। सर मुझे लगता है कि आप लोग मूल मुद्दे पे फिर थोड़ा सा भटकने का हो रहा है। विजय जी गिरिराज जी तक पहुंच गए, सम्राट जी, सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर प्रत्याशी का चयन कैसे हुआ, एक लाइन की बात है ये बाकी चीजें तो उसके दाएं बाएं है ना। भाजपा में लोग नाराज होना का मतलब वही, लोगों का प्रसन्न होना, लोग विरोध करना, ये सब होता है, कोई ऐसा चुनाव नहीं जिसमें नहीं होता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि बीजेपी को जरा ये सोचना चाहिए कि क्या उसके प्रत्याशी क्या, जैसे मैं अभी उदाहरण के तौर पर कहूं, इससे थोड़ा संदर्भ अलग लगेगा, यूपी की बीजेपी की जो टीम बनी है, जैसे बनी है, इससे खराब टीम बन सकती थी क्या? बिल्कुल। मैं इसको कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि किसको किस लिए आपको बनाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसे स्वागत हुआ जरा वो देख लीजिए, क्योंकि आपकी टीम में जो लोग हैं उस काबिल है ही नहीं। चले ठीक है सर, अब कुछ तो बात हम नतीजे आने पे भी करेंगे, सब तो आपने भी बता दिया, रिजल्ट पे हम क्या बताएंगे? ये तब भी रहेगा अगर भाजपा जीत जाए। हाँ, तब भी रहेगा। अरे अब क्या जीतेगी सर? क्या अभी भी लग रहा है आपको जीत सकती है? मैं कह रहा हूं कि अगर जीत जाए, पहले ये बात हो ही जाए सर। बीजेपी सीट अभी भी बचा सकती है क्या? नहीं, बचाने को तो कैसे बचाएगी? अरे एक मिनट 16वें दौर का भी नंबर आ गया, 22,776 नीरज कुमार, 31,742 यानी 8,000 वोट, एक 9 है, 9,000 वोट की सीधी बढ़त हो गई। सौरभ जी एक चीज है, हम संगठन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग उत्तर प्रदेश में बात करेंगे? 2 उप मुख्यमंत्री हैं आपके। सर एक बार ये बात कर ले, 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर लगातार आगे, 8,966 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर, लगभग 9,000 वोट से आगे, और दतिया में कांग्रेस 6,583 वोट से आगे हो गई है। दोनों जगह ये वोट, ये लीड जो है डिसाइसिव होती जा रही है। 10,000 के आसपास लीड तो बिल्कुल ही प्रॉपर डिसाइसिव वोट बढ़त हो जाती है, डिसाइसिव। तो अब उसी तरफ प्रशांत किशोर तो लगभग आ ही चुके, और वहां दतिया में भी कांग्रेस लगातार उसी तरफ है, तो अब ये मामला खत्म है सर, नहीं बचा कुछ। एक मिनट मैं जो जिक्र करना तो थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा। बस शॉर्ट में, हम धीमी गति का समाचार है लेकिन जल्दी बोलूंगा इसमें। मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूं कि जब आप उत्तर प्रदेश में संगठन की बात करते हैं, ईमानदारी चाहिए। नहीं, जब आप शिष्य होकर के इतना बड़ा तंज, बाद में हम निपटेंगे। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप संगठन की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य कितना है? सरकार के अंदर आपके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, और वो एक चींटी भी नहीं मार सकते, उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है 2 उप मुख्यमंत्रियों के पास। मुख्यमंत्री कार्यालय में सारी की सारी ताकत आकर के सिमट जा रही है। वो आपके मंत्री हैं, वो कार्य नहीं करते, वो सेक्रेटरी नहीं बदल सकते, अपने इंजीनियर नहीं बदल सकते, तो वो चीजें, वो भी चीजें देख नहीं। मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। आपको बड़ा सेक्रेटरी तो दिल्ली में भी नहीं बदल सकते सर। अगली खबर मैं आपको बता रहा हूं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई। जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ था, वहां प्रधानमंत्री के लिए बहुत अपशब्द बोले गए थे, और फिर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी बनाया, कहा कि मैं सबको माफ करना चाहता हूं और सब लोग इस बात से आगे बढ़े, हमारे ही बच्चे हैं, बच्चों को दिशा दिखानी पड़ेगी। अब एक छोटी सी बच्ची, एक 15 साल की बच्ची, इसने भी बहुत अपशब्द बोले थे। नाम अब चूंकि दुनिया जानती है, लेकिन चलिए मैं फिर भी नाम नहीं लेता, हालांकि सबको पता लग गया है। अरे एक सेकंड, राज्यसभा पहले चलेंगे, किरण रिजिजू बोल रहे हैं इस वक्त। और झूठ बोल करके माइक को लेना, फिर इस
महसूस करना, उस सदन को गिराने का बात किया है, सरकार के खिलाफ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। माननीय सदस्यगण, मैंने 3 बार बुलाया माननीय जय माकन जी को, मौका दिया पर वो विषय पर नहीं बोलना चाहते। मैं नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि से कहता हूं अपनी बात रखें। माननीय सभापति महोदय, आज वो ऐतिहासिक एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर 2026 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। वही वहाँ कोई ऑपोजिशन के सांसद जो है वो विषय पर नहीं बोल रहे थे, फिर उनको जो सभापति थे उनको जो है उनको हटाना पड़ा, उनको मतलब माइक किसी और को देना पड़ा। इस बात पर हंगामा चल रहा था वहाँ पर। हम बात कर रहे थे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो गाली गलौज हुई प्रधानमंत्री के लिए, उसको लेकर एक लड़की ने काफ़ी कुछ बोला था, फिर उसने वीडियो बना के माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मेरी उम्र केवल 15 साल है और वहाँ लोग जो है कुछ सब लोग कह रहे थे, मुझसे भी किसी ने कहा तुम भी बोलो और मैंने भी आगे आकर के मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब उसकी माँ ने भी एक वीडियो बनाया है और उन्होंने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और बच्चों को माफ़ करने की बात उन्होंने की है। फिर आगे उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को तो उन्होंने जन्मदिन पर जीवन दान दिया। इस लड़की की माँ ने अपनी बेटी के अपशब्दों के लिए फिर एक बार माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने एक बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री को एक काम और करना चाहिए कि छोटे बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। कि कुछ उन्होंने एज ब्रैकेट भी बताया, 12 या 14 साल से लेकर के इतने साल तक के बच्चे जो हैं ये ना सोशल मीडिया पर हो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब इनके लिए बैन होना चाहिए। और दूसरा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शन, रैली स्थल पर जाने पर भी रोक होनी चाहिए। इनको आप सुन लीजिए। फिर केजरीवाल जी ने भी इसी लड़की का मुद्दा उठाते हुए क्या बताया, मैं वो बताऊंगा। मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए। इनको सिर्फ पढ़ने दिया जाए। इनको प्रोटेस्ट, ये सब जो भी चीजें चलती रहती हैं, आम आदमी, छोटे बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। अंडर 18 बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। इन लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है, इन बच्चों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। छोटे बच्चे कुछ भी बुलवा लो, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो देश के राजा हैं। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया भी बच्चे ना हो और रैलियों में भी, धरने प्रदर्शनों में भी वो ना जाएं। प्रधानमंत्री ये काम एक और कर दें। जी बताइए, त्रिपाठी जी कह रहे थे इस पर कुछ। नहीं, देखिए, एक पक्ष तो मैं भी वो मानता हूँ, क्योंकि कई बार अच्छा भी लगता है और सोशल मीडिया एकदम से खराब नहीं है, बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं। मतलब क्योंकि बुरा वाला पक्ष हमें दिखता है तो इसलिए नहीं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। और कई बार हमें ये भी लगता है ना कि सोशल मीडिया नहीं होता तो हम शायद अपने से बाद की पीढ़ी को जान भी नहीं पाते। ये भी तो एक मसला है ना। तो मुझे लगता है ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का अति जो है, जो उसका जो एक्सट्रीम यूज है, उसने जरूर सोसाइटी को खतरा किया है। और ये कोई संकट नहीं है। हम अपने घर में, हम सब अपने घर में देखते हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, वो रील देखे जा रहा है, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड पे बढ़ाते चला जा रहा है। उसकी सारी क्रिएटिविटी, उसका सारा कंसंट्रेशन, वो सब खत्म हो रहा है। इरिटेटिव बच्चे हो गए, क्योंकि उनको लगता है ना कि कोई चीज है, अगर वो नहीं है तो फिर वो छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो ये पक्ष ठीक है कि 16 साल तक के बच्चों को बिल्कुल सोशल मीडिया रोकना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो दूसरा वाला पक्ष है कि 18 से नीचे को धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बच्चों को धरना प्रदर्शन में जाने से कैसे हम उनको ट्रेंड करें वो तो समझ में आता है। लेकिन हम ये कहें कि अब 18 से नीचे वाला होगा तो उसकी पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा रहेगा कि नहीं तुम नहीं जाओगे, ये तो डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। और कई बार हम तो ये भी कहते हैं ना कि लोकतंत्र में तो बच्चे जा रहे हैं, अगर अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, इस उम्र के हो गए कि अपने आप जा रहे हैं, तो उनको जाना ही चाहिए। डेमोक्रेसी में सब ट्रेनिंग ग्राउंड होते हैं। और मैं प्रदर्शन का बिल्कुल पक्षधर हूं, इसमें कहीं कोई नहीं। हाँ, गंदे और भद्दे प्रदर्शन का मैं घनघोर विरोधी हूं। तो एक पक्ष वो ठीक कह रही है। और एक लाइन और आपके लिए, अगर आपने भी माताजी के तौर पर अपनी थोड़ी जिम्मेदारी निभा ली होती, आप भी तो मां है ना, अब तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन माता के तौर पर, मां के तौर पर थोड़ी सी जिम्मेदारी आपने और पिता ने निभा ली होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और ठीक है वो, और ये कि प्रदर्शनों में नहीं भेजना है, ये तो माँ बाप का फैसला होता है। इतना आसान नहीं होता सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, ठीक कह रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। सौरभ ऐसा है कि हमारे घर में 2 जेनजी है
और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जब वो अपने स्कूल डेज की बात करते हैं तो बहुत आराम से कहते हैं कि कैसे हम लोग बस से उतरते थे और कपड़ा लिए हुए रहते थे, अलग से कपड़ा ड्रेस होता था, अंदर जाने के बजाय जो है हम लोग फिल्म देखने चले जाते थे। तो ये स्कूलों में होते रहता है, ये सब हम लोगों को जानकारी में आती रहती है। लेकिन जब जैसे आज कहा गया ना कि ये 15 साल की इसको छोड़ देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सजेशन है कि भाई ऐसी रैलियों में लोग भाड़े पर लेकर के जाते हैं, कुछ खिलाने के नाम पर ले जाते हैं, कुछ पिलाने के नाम पर ले जाते हैं। यदि पकड़े जाते हैं तो फिर उनको कहने का ये अधिकार नहीं होगा कि हम 15 साल के थे। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें एक लिवेज दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसलिए है कि भाई 18 के बाद जो है आप एक वयस्क आपको मान लिया जाता है, आप बालिग हो जाते हैं। 18 से पहले आपको बालिग के तौर पर नहीं माना जाता है। तो ये इसमें कोई बुरा नहीं है। अब ये सब सुझाव डंडा, आएंगे, प्रदर्शन वगैरह ये सब चीजों में कई देशों में सोशल मीडिया बैन है बच्चों के लिए, है डेवलप कंट्री में बैन है, डेवलप कंट्री में बैन है सोशल मीडिया टू फैमिलीज है, तो परिवार दरअसल देखना पड़ेगा। ये मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चे या किसी का वो अपने बच्चे को लेकर जाना चाह रहा है वहां, और वहां पर ये धरना, ये ना गंदा धरना प्रदर्शन हो गया। वरना लोकतंत्र में तो आप जाते हैं, 4 बातें सुनते हैं, मुद्दे सुनते हैं, तो उसको कैसे आप चलिए जल्दी से इसी से जुड़े कुछ और अपडेट आपको मैं दे देता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस के 5 कर्मियों के फैमिलीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली पुलिस के 5 कर्मी प्रदर्शन में घायल हुए थे। याचिका में पुलिस कर्मियों से मारपीट और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं में घायल इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह की पत्नी, घायल हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार मीणा की पत्नी, घायल एएसआई विनोद कुमार मीणा की पत्नी, घायल एएसआई धर्मेंद्र के बेटे और घायल एसआई अशोक कुमार मीणा की पत्नी शामिल हैं। और एक एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हिंसा को लेकर आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग की है कि भाई जिन्होंने बुलाया था धरना, उनसे उनकी जवाबदेही तय कीजिए, क्यों हिंसा हुई। साथ ही सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वाले युवाओं को सामुदायिक सेवा का आदेश देने का की भी मांग उन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो ये एक बात थी। एक और बात, अगली सीजेपी से जुड़ी खबर, सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक 5 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में होगी, जिसमें सीजेपी के प्रमुख सदस्य पार्टी के आगे की रणनीति और कार्य योजना पर बात करेंगे। ये सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पर मीटिंग होगी। मीटिंग में पार्टी के आने वाले आंदोलन की दिशा, नए मुद्दे और आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। 5 अगस्त की बैठक के बाद सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें भविष्य की कार्य योजना, इस सब के बारे में बताया जाएगा। 5 अगस्त को छत्रपति संभाजी नगर के बालूज में अभिजीत दीपके के घर पर होने वाली इस मीटिंग में 15 सदस्य सीजेपी के वो जो हैं शामिल होंगे। अब ये देखना होगा, ये कल जो सुनवाई, परसों सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये जो दूसरे पुलिस के घायल पुलिस वालों की फैमिलीज ने जो याचिका दी है उस पर वो क्या कहते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था ना कि जो अंडर एज बच्चे हैं उनके ऊपर जो एफआईआर है उसमें कोई कोर्सिव एक्शन पुलिस ना ले, मतलब कोई गिरफ्तारी डिटेंशन ना करे, और बाकी जो थे डिटेंशन में उनको छोड़े, बाकी अपनी जांच करती रहे, लेकिन उनके ऊपर एक्शन कोई नहीं होगा सिवाय उनके जिनके खिलाफ कोई पूर्व में एफआईआर हो। तो अब वो इनके उस पर क्या कहेगी, मान लीजिए कोई अंडर एज 16-17 साल का लड़का या लड़की, वो किसी पुलिस वाले को मारते पीटते दिखाई देते हैं या आरोप लगता है उन पर, तो फिर क्या होगा। वो तो मांग करेंगे कि आप एक्शन लीजिए जिस पे भी, जो भी उसमें दोषी हो। ये देखना होगा। हाँ, ये जो आप लोग सब बात कर रहे थे उसमें वो सुझाव ठीक है जो एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर लेके गए हैं कि भाई इनको आप कम्युनिटी सर्विस करने की सजा दीजिए। हाँ, ये ठीक है। ये आपको कहीं तो ये होनी चाहिए। देखिए, इस बहाने ये बात ये भी होनी चाहिए कि हम अपने विद्यालय कैसे बनाते जा रहे हैं, हम अपने सोसाइटी को कैसे बनाते जा रहे हैं। और हम लोग मीडिया के तौर पर अचानक किसी विद्यालय में आता है कि बच्चे से विद्यालय साफ कराया जा रहा था, दौड़ा लेते हैं हम लोग, जबकि पहले तो विद्यालय में अपना विद्यालय साफ रखना, वो तो इसी से जुड़ा एक अपडेट आज की सुनवाई पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, सर सुनिए इंपॉर्टेंट, सीजीआई ने आज इसी मामले की सुनवाई पर कहा है 20 जुलाई को जो हुआ था ये सब, ये छात्रों की आड़ में छुप रहे अपराधी रियायत के हकदार नहीं है। ठीक बात है। मतलब कोई आपराधिक बैकग्राउंड वाला व्यक्ति जो भी होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, सीजीआई ने साफ कर दिया। फिर आगे कहा है कि सीजीआई ने कहा है कि यह गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारी को बख्शा जाएगा या प्रदर्शनकारियों के बीच आने वाले किसी आपराधिक तत्व को। वो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। अगर जिस पुलिसकर्मी ने कोई डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स यूज की है,
बल प्रयोग किया है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, और इनके बीच में घुसकर किसी अपराधी ने अगर हिंसा की है उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम। समीर नहीं, मुझे लगता है बराबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कोई अपराधियों बचेगा नहीं। अगर पुलिस ने भी अगर बर्बर तरीके से मारपीट की और पुलिस का भी इंटेंशन गलत रहा है तो पुलिस अधिकारियों को भी बचाने की जरूरत नहीं है। और छात्रों की आड़ में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें तो बचाने का सवाल ही नहीं उठता, इसका तो कोई समर्थन नहीं करता। मुझे लगता है कांग्रेस जनता पार्टी को भी ये कहना चाहिए कि छात्रों की आड़ में जो अपराधी उनका हो। लेकिन एक बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पुलिस वालों के परिवार ने लगाया है कि भाई जो धरना प्रदर्शन के जो करने वाले जो आयोजक है उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो पुलिस तो हमेशा उन्हीं लोगों पर कार्रवाई करती है, जो आयोजक होते हैं उन्हीं पकड़ा जाता है कुछ भी होता है। तो ये तो पुलिस हमेशा करती रही है, तो पुलिस को तो करना है, पूछना चाहिए था आयोजकों को कि भाई आपको हमने शांति प्रदर्शन की अनुमति दी थी, कैसे आपके इसके अंदर हुआ है? क्या पुलिस ने एक बार भी किसी आयोजक को बुला के पूछा है? तो मुझे लगता है कि पुलिस खुद पूछना नहीं चाहिए आयोजकों से। परमिशन में लिखा हुआ ही होता, परमिशन पहले ही होता है। हाँ, तो नहीं ये कह रहे हैं तो क्या बुलाया गया अभिजीत दीपक को कि आपके प्रदर्शन में हिंसा हुई है? परमिशन नहीं दिया गया था, फिर मैं कह दूं नहीं, संसद मार्च की कोई परमिशन नहीं, संसद मार्च की परमिशन दी, लेकिन आपने बुलाया क्या अभिजीत दीपक को कि आपको परमिशन बुलाना चाहिए? आपको बुला के बिल्कुल बुलाना चाहिए। आप बुला नहीं रहे हो तो पुलिस को पहले प्राथमिकता बुलाना चाहिए। जब पुलिस नहीं बुला रही हो, पुलिस के घर वाले घर पर जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति किसी ने ली थी, वो कौन थे? वो अभिजीत दीपक थे, कोई थे, जो भी हो वो आयोजक है, उसकी जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रदर्शन में इतने लोग आए और ये हिंसा हुई, आप पे क्यों नहीं कार्रवाई हो? ये बात तो अच्छा कि आपने याद दिलाई सर, ये बात तो हमने भी नहीं की अभी तक। बिल्कुल सरासर बिल्कुल ये होना ही चाहिए, और हर प्रदर्शन में होता है। किसी भी प्रदर्शन में कुछ ऊंच नीच होती है, सीधे आयोजक की गर्दन पकड़ी जाती है। नहीं, सबसे पहले सर एक बार मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद टूटी थी तो आडवाणी जी पर केस कैसे चलाया गया था? नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की रैली में उमा भारती पर केस चलाया गया। सबसे विजय की रैली में भगदड़ से जब मर गए थे, 40 लोग मर गए थे, तो फिर आयोजकों पर कार्रवाई की थी सीधे विजय से सीबीआई पूछताछ कर रही है आज तक। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर। बाबा जी से भी पूछताछ की है क्या? जो 100-125 लोग मर गए थे, करना चाहिए भगदड़ में, हाथरस में 2-3 साल पहले हो गया। पकड़ के पूछताछ होनी नहीं, मैं कह रहा हूं उन पर कार्रवाई नहीं हुई। नहीं बुलाया था, जो पूछताछ करने बुलाया था सर उनको। जयपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जयपुर में करणी सेना के सदस्य यूजीसी एक्ट और रेगुलेशन 2026 के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। इसे सवर्ण न्याय यात्रा नाम दिया गया है। प्रदर्शनकारी नए यूजीसी नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियमों में झूठी शिकायतों के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। करणी सेना का कहना है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना का कहना है कि यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नियम उच्च शिक्षा में योग्यता आधारित चयन व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इनका आरोप है कि नई व्यवस्था से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर की भावना कमजोर होगी। यूजीसी गाइडलाइंस आप सब जानते ही हैं, इस पर काफी हंगामा हुआ था। अब तो इस बात को कुछ महीने बीत गए हैं। तस्वीरें भी देखते रहिए लगातार, पूरी स्क्रीन पर ले लीजिए तस्वीरें। ये हंगामा पुलिस के साथ भी कुछ धक्का मुक्की चल रही है। जयपुर की तस्वीरें हैं ये। यूजीसी गाइडलाइंस थी, जातीय भेदभाव रोकने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में सख्त प्रावधान किए गए थे, लेकिन उसको फिर सवर्ण समाज ने उसको अपने प्रति एक तरफा कार्रवाई वाले प्रावधान माने थे, और ये कहा था कि इसमें निहित है कि कोई भी भेदभाव होगा तो वो सवर्ण समाज का बच्चा करेगा, ये मान के ये गाइडलाइंस बनाई गई है। हंगामा काफ़ी बड़ा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी थी, लेकिन ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इसको विड्रॉ करे। सरकार की गर्दन इसलिए फंसी हुई है क्योंकि कई बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाली कई पार्टियां जो हैं, उनका दबाव, पिछड़ी जातियों की पॉलिटिक्स करने वाली कई दलों का ये दबाव है कि अगर ये वापस ली गई तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे, और यहाँ सवर्ण समाज से जुड़े संगठन वो सड़क पर उतरेंगे। लेकिन लगा था कि मामला तो खत्म सा हो गया ये, लेकिन फिर इस प्रदर्शन के जरिए एक बार फिर इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए पुलिस के साथ ये सुलझाने की कोशिश थी। अभी क्योंकि जानबूझ किसी को अपने साथ गलत होता हुआ लगे, उसका हक है कि वो उसको उठाए, लेकिन एक बार जब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्शन लिया है, फिलहाल गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस इन्फोर्स नहीं है ना सर? नहीं है ना। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो करणी सेना का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी, तो भर्ती प्रक्रिया का और इससे इस यूजीसी गाइडलाइंस का कोई लेना देना नहीं है। ये तो बच्चों को या जो कुछ भी इस प्रदर्शन में है, ये जानबूझ करके भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है।
दूसरी बात, जो भेदभाव को लेकर जो एससी एसटी के साथ था वही ओबीसी पर भी लागू कर दिया के संदर्भ में भी लागू कर दिया गया था। तो उनका कहना था कि भाई अब तक तो हम लोग एससी एसटी का झेल रहे थे, अब जो है वो गलत आरोपों को झेल रहे थे, अब जो है वो ओबीसी का भी है। ओबीसी कई जगह डोमिनेंट कास्ट भी है। उत्तर प्रदेश में डोमिनेंट कास्ट है, कुर्मी और कोयरी यादव डोमिनेंट कास्ट के तौर पर है। बिहार के अंदर यादव और कुर्मी डोमिनेंट कास्ट के तौर पर है। अब इनको भी आप उसी श्रेणी में आप शामिल कर दे रहे हैं, तो ये हमारे साथ ज्यादती है और इसमें हमारे उत्पीड़न की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस चीज को लेकर के बच्चों का ठीक है सर, एक रिजर्वेशन था। नहीं वो होना, वो जायज रिजर्वेशन नहीं वो जायज था। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा तबके में जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर ये है कि भाई आप एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर तो आप एक्स्ट्रा माइल चल देते हैं, जब सवर्णों की बात आती है तब आप उस पर जो है, ये आपका अपना वोट बैंक है, आपका कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। अभी हम लोग हर साथ हम साथ खड़े होते बांकीपुर हैं, की जब बात कर रहे फिर थे भी जो है वो हमारा आप साथ लोगों ने किसी बताया का कि भाई होता है। ये भी एक मुद्दा रहा है लोगों के मन में, सवर्णों के मन में एक रोष है और वो जरूर वो भी शायद दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर अगेन वही कह रहा हूं भाई, ये किसी भी रूप में समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये सरकार की गलती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब एक बार मामला ठंडा पड़ गया तो इसको दोबारा कुरेदना भी ठीक नहीं है। नहीं, और अभी इसकी कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं है। हमारा कष्ट ये है कि हिंदू समाज इससे बिखरेगा। मेरा कष्ट यहाँ पर है कि ये ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर हिंदू समाज के अंदर जो है वो, जैसे मंडल के बाद हिंदू समाज बिखर गया तो बहुत मुश्किल से राम मंदिर आंदोलन ने समाज को किसी भी चीज से जिससे समाज में गतिरोध बढ़े, टकराव हो, कोई भी चीज अच्छी नहीं है। तो ठीक है, तो अब लेकिन फिर भी इसको हवा दी जा रही है। लेकिन ये भी है ना सर, जब रोज रोज बात होगी कि रिजर्वेशन की सीमा 40 से बढ़ाकर 50, 60, 70, 80 की जाए, तो फिर ये भी एक तरह से कहते हैं ना कि उसकी भी प्रतिक्रिया दिखती है। जब समाज को एक जहां जाकर सोचना चाहिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि जो भी समाज मजबूत होता चला गया, जिनको आप ओबीसी के नाम से कह रहे हैं, तो उनको ओबीसी क्यों कहते हैं, उनको पिछड़ा क्यों कहते हैं, उनको आप लाइए सामान्य वर्ग में। धीरे धीरे तो देश का बड़ा वर्ग सामान्य हो जाए, ये अगड़ा पिछड़ा का भेद खत्म कीजिए। रिजर्वेशन को न्यूनतम करने की बात होनी चाहिए, आप बढ़ाते चले जाते हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि फिर हम ये बात क्यों ना करें। ये भी समस्या है। ये तब होगा जब रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करने वाली पार्टियों को इसमें फायदे की जगह नुकसान दिखाई देने लगे। ऐसा करें लोग कि उनको नुकसान हो। देखिए, ये तो लोगों को सोचना है। राहुल गांधी रोज कहते हैं आरक्षण बढ़ाओ। नहीं, आरक्षण बढ़ाओ तो, लेकिन उससे लाभ कहां हो रहा है? और अगर आरक्षण 70 साल 75 साल से ये व्यवस्था चली आ रही, उसके बाद जब से मंडल लागू हो गए तब से ये वाली व्यवस्था चली आ रही, पहले एससी एसटी फिर ओबीसी शामिल करके, तो आपको कहीं तो सोचना पड़ेगा ना, इसमें भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो रिजर्वेशन में भी आप रिफॉर्म कीजिए। सर, मुझे लगता है राजनीतिक दलों को भी ये देखना पड़ेगा ना, सरकार अगर भेदभाव करेगी, अगर राजनीतिक दल उसको लेकर भेदभाव करेंगे और राजनीतिक दल अपनी राजनीति जाति के आधार पर करेंगे, वो देखेंगे कि किस जाति को जोड़ने से हमका राजनीति हमारी ज्यादा वोट मिलता है। जब वो समाज में जाति अपने वोट के लिए जाति को बांटेंगे तो उनको रिटर्न में ये मिलना है ना। राजनीतिक दल और सरकार ये उम्मीद नहीं कर सकती कि हम अपनी राजनीति के लिए तो समाज को जाति में बांटे, जाति को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करें और बाकी जाति के लोगों से कहो कि नहीं नहीं भाई आपको नहीं बटना है, आपको हिंदू बनकर रहना है, आपको हिंदुत्व के अम्ब्रेला में सबको इकट्ठा होकर रहना है। ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को भी और राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि वो समाज को जाति के आधार पर बांटकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश ना करे, वो सबको साथ लेके चले, किसी का नुकसान ना हो, न अपर कास्ट का हो, न ओबीसी का हो, न दलित का हो, न रिजर्वेशन पे तो बात नहीं करते, ये तो शुद्ध बैठे बिठाए मुसीबत को बुलावा दिया ये गाइडलाइंस जारी करके। बिल्कुल, आपको इतना अंदाजा उनको होना चाहिए था कि इसका रिएक्शन क्या होगा। सर, सरकार को क्या जरूरत थी ओबीसी जोड़ने की? एससी एसटी का था, आपने ओबीसी क्यों जोड़ा उसके अंदर? हम कह रहे हैं बच्चों पे आपको ये डालने क्यों? शिक्षण संस्थान में और हर तरीके की तरीके होते हैं। कोई किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए कोई जातिगत कोई ऐसी टिप्पणी की किसी के ऊपर, आप सस्पेंड करो, रस्टिकेट करो, जो करना है करो। आप बच्चों के बीच में ये बातें डालते क्यों? ये नियम जो है वयस्कों पे लागू होने दो ना, बच्चों पे मत करो आप। मतलब वयस्कों से मेरा मतलब है बड़ों पे डालो। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं तो बार बार कहता हूं, विश्वविद्यालय परिसर में छात्र की पहचान छात्र के तौर पर करिए। कोई भेदभाव की वजह से अगर कर रहा है तो उसके लिए कानून है, उसके खिलाफ काम करिए। उसमें जाति क्यों बीच में लाना? अगर जात के बीच उसके पर भी हो रहा है तो उसमें ढेर सारे कानून है। एक कमेंट आपका सर, सब पर सारे विवाद पर फिर आगे। मैं इस बात से सहमत हूं मैं तो, लेकिन ये हो नहीं रहा ना, प्रैक्टिकल बात तो नहीं है। आपने जो बात कही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई जब आप उनको जिता रहे हैं तो फिर ये कैसे उम्मीद करेंगे कि इस पर काम हो। आरक्षण को देखो ख़त्म तो किया ही नहीं जा सकता मेरे हिसाब से।
आरक्षण को रिक्लासिफाई रीडिजाइन करने की जरूरत हो सकती है कि जो जातियों को जरूरत है, हिम्मत नहीं है। हाँ तो वो हिम्मत नहीं, मैं तो अब वही बात मैं कह रहा हूँ कि नहीं है हिम्मत, लेकिन रिक्लासिफाई और रीडिजाइन करने की जरूरत है। और इसको भी समझने की जरूरत है कि सर हम जो लोग कहते हैं कि भाई SC ST उसको मिसयूज कर रहे हैं, तो मुझे बताइए देश का कौन सा ऐसा कानून है जिसका मिसयूज नहीं होता। और यदि इसका परसेंटेज देखें, यदि फैक्ट्स पर हम लोग फैक्ट्स पर फिर वही वाली बात होती है, प्रोफेसर साहब नाराज होते हैं, SC ST एक्ट का कितना मिसयूज हुआ है मुझे बताइए, जिससे ज़्यादा प्रताड़ित SC ST हुए कि नहीं हुए हैं। या OBC को भी ले लेंगे तो क्या होगा, तो मिसयूज तो हर एक कानून का हो रहा है, दहेज का हो रहा है, बलात्कार का हो रहा है, जाति का हो रहा है, सभी कानून एक बुनियादी बात है जो भी भावना ने कही थी। एक छोटा लाइन बोल दूं सर, एक छोटा लाइन बाहर आओ। एक छोटा लाइन। SC ST रिजर्वेशन और SC STs के लिए जो जाति भेदभाव के लिए कानून बने हुए हैं, उसके खिलाफ जो कानून बने हुए हैं, कभी किसी ने उसके खिलाफ नहीं बोला। मिसयूज हर चीज का हो जाता है, मिसयूज तो एंटी डाउरी एक्ट का भी होता है, वही कह रहा हूं ना, सबका मिसयूज वो बात नहीं है। ये जब आप वही सारी चीजें OBC को भी देने लगे तब विरोध हो रहा है। सर मैं बता रहा हूं, वो पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर है, जिसके लिए मैंने आपको कहा, आपकी बात का सपोर्ट किया कि यदि आप हराने लग जाएंगे उनको तो फिर नहीं होंगे ना, ठीक हो जाएंगे सब लोग। भाई पॉलिटिकल लीडर तो केवल उससे आप बोलिए एक लाइन अपनी। सर देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था मंडल कमीशन पर, वो अपने आप में मैं फिर अपनी पूरी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूँ कि क्लास और कास्ट को जिस तरीके से ला करके रख दिया गया कि पूरा का पूरा एक कास्ट ही क्लास है, समस्या वहाँ से हुई, इंटरप्रिटेशन से शुरू हुई। अब क्या है कि अभी आप बिहार का यदि सर्वे आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर, सबसे ज़्यादा मोटर गाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा बाइक, मोटर बाइक ये किसके पास है? यादवों के पास है। लेकिन वो भी आज के दिन में OBC कैटेगरी में है। OBC कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा नौकरियां किसके पास जाती है? कुर्मियों के पास जाती है, जबकि कुर्मी वहां पर सामंत भी रहे। यादवों के पास जाती है, सामंत भी रहे। इसके बाद उसमें यदि कहार को बेनिफिट मिलता, यदि कोयरी को बेनिफिट मिलता, इन सबों को मिलता तो बात समझ में आती है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए देखा बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात की थी, उसका भी SC और ST ने। अब आप मुझे बताइए, जिसका बाप जो है वो इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो, जो माँ जो है वो डॉक्टर हो, उसके बेटे को भी SC में रिजर्वेशन मिलना। चले सर अगली खबर में बढ़ते हैं, इस पर काफी बात कर ली हमने। जो भी विजय जी ने कहा ना कि कितने मामले आते हैं, एक तो मामले तो बहुत आए, एक लाइन जुड़वाइए ना, SC ST एक्ट लागू हो, लेकिन अगर SC ST एक्ट गलत तरीके से किसी ने किया तो उसके खिलाफ वही सजा होगी। आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? भी होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर कोई किसी को बात करते हुए जैसे ही वो तर्क में चूकने लगता है, कहता है तुम्हारे ऊपर अभी SC ST एक्ट कराते हैं। मैं ये कह रहा हूं, इसके दुरुपयोग का ये मसला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई किसी के साथ जातीय आधार पर भेदभाव कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ कानून है। लेकिन कोई जो गलत तरीके से कराता है और धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, उसके खिलाफ क्या रेमेडी? समय समय के साथ समीक्षा होनी चाहिए। कोई भी कानून या हर चीज, रिजर्वेशन भी है, कोई उसके रैशनल, मतलब वो रैशनल है कि नहीं है आज की परिस्थितियों में। सर रिजर्वेशन न्यूनतम करना पड़ेगा, नहीं तो विकसित भारत 2047 का सपना रहेगा। चलें सर, ठीक। कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद को एक तरीके से छात्रों का मसीहा बताया दिल्ली आंदोलन में। अब अभिजीत दीप के भारत की शिक्षा को ठीक करने के लिए अमेरिका से चल के आए, जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, आंदोलन चल निकला। अब एक दूसरा आंदोलन जो चल रहा है उसकी सुध कोई ले नहीं रहा था। झारखंड में भी छात्र इसी मुद्दे पर सड़क पर हैं, छात्र छात्राएं। झारखंड लोक सेवा आयोग और JSSC की परीक्षाओं में धांधली का मामला चल रहा है, हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा को घेरने का इनका इरादा है 6 अगस्त का। इस मामले में CID ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही JPSC के अध्यक्ष से भी इस्तीफा लिया गया है। झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर के CJP की जो सुस्ती थी उस पर सवाल उठे। बार बार पूछा जा रहा था, आप झारखंड की बात कब करोगे, पंजाब की बात कब करोगे, उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब मांगोगे। अब ये दबाव कहिए या जो भी, अब ये CJP के नेताओं ने वीडियो कॉल करके झारखंड के स्टूडेंट्स से बात की है और इन्होंने कहा है कि हम उनकी मांग का समर्थन करते हैं। यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं, डिमांड से मेरे भैया ने हम पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है, हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत अच्छी बात है, आपने उन्होंने कहा हम आपकी हर मांग का समर्थन करते हैं, आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे हम। खाना पीना भी पहुंचने लग गया वहाँ, क्योंकि अभी तक तो ये भी बात हो रही थी ना कि भाई क्या उन बच्चों को भूख नहीं लगती जो झारखंड में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में तो स्विगी जोमेटो से पैकेट आ रहे थे। लेकिन सर ये वीडियो कॉल क्या होती है सर? वीडियो कॉल क्या है? अरे झारखंड जाइए आप, वहां उनके साथ धर। यहाँ तो आप भूख हड़ताल पर बैठे थे दिल्ली में, वहां जाके भूख हड़ताल करो। सर एक गुरु जी थे, उनके एक छात्र थे और दूसरा छात्र कहता था कि सर आपके लिए हम जान दे देंगे। हम गुरु जी बीमार पड़ गए तो दूसरे छात्र ने दूसरे छात्र से तीसरे छात्र से कहा जरा गुरु जी का ध्यान रखना, हम बहुत कंसर्न है उनके बारे में। और वो चला विदेश घूमने, समझे कि नहीं? तो स्थिति वही है। ये कह देना बड़ा आसान है कि हम, अरे तुम क्यों नहीं कहते हो कि हम भी धरना प्रदर्शन में ज्वाइन करने आ रहे हैं? बिल्कुल है। तुम क्यों नहीं कहते हो कि जितना हमको 1 करोड़ रुपया कपिल सिब्बल ने दिया है वो हम पैसा जो है वो जाकर के हम समुच्चय समर्थन करने के लिए तुमको पानी, उनको क्या समर्थन इस प्रकार का मिल रहा है? क्या नहीं हो रहा है। ये एक लीवेज है भागने का, इसके अलावा कुछ नहीं। और इनमें से कोई दिल्ली का नहीं था। दीपके से लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी जो कहते हैं वो त्रिवाड़ी जी तलचट्टे कहते हैं, मैं भी वो तलचट्टा ही कहता हूं। तलचट्टों की असली जो शक्ल है ना वो निकल करके बाहर आ रही है। अरे ये जो मैं ये कह रहा था कि इनमें से दिल्ली का कोई भी नहीं, कि कोई कहे कि भाई दिल्ली अलग बात है, रांची अलग बात है। एक महाराष्ट्र का, एक राजस्थान का, एक कहीं और का, जो दो तीन लोग दिखते रहे सीजेपी के। सब कुछ आना चाहिए। अगर आप दिल्ली में घर, आपकी कोई दिल्ली में घर नहीं है किसी के, तो यहाँ अगर आप 1 महीना में प्रदर्शन अनशन कर सकते हो तो वहां भी कर सकते हो। जाओ रांची में भी समर्थन मिल जाएगा। दास के बारे में तो किसी ने कहा है कि उनका जीके में अंदर बहुत बड़ा 9000 वर्ग फीट एक यूज करता है वो घर, शायद कोई, मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता, इतना ही पता है वो घर वो दिल्ली। हम भी यही सुने। हाँ समीर जी, निश्चित रूप से अभिजीत दीपके को जब दिल्ली में जंतर मंतर खत्म हुआ तो उसी दिन उनको झारखंड चला जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये वीडियो कॉल पे कह देना कि हम समर्थन करते हैं और खाने की व्यवस्था करते हैं, पानी भेज देंगे, इससे बेहतर होगी वो अपनी टीम को वहां भेजते, खुद वहां जाते हैं। और लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आक्रामक रहे थे, क्या झारखंड सरकार के खिलाफ वो उस तरीके सोशल मीडिया के पर आक्रामक है? तो मुझे लगता है कि उनको उतना भी करना चाहिए। लेकिन मैं इसके भी आगे कहना चाहूंगा कि सिर्फ अभिजीत दीपके क्यों, तमाम छात्र संगठन जो है वो भी इस मामले में भूमिका निभाए। आम आदमी पार्टी भी जाए, सपा भी जाए, कांग्रेस के एनएसवाई जो है वो भी जाए वहां पर, जो सत्ता में शामिल है कांग्रेस, उनके भी लोग भी जाए, और एबीवीपी भी जाए वहां पर कि वो इसका विरोध करे वहां पर। समीर जी बस एक चीज, एबीवीपी वहां पहले दिन से प्रदर्शन में शामिल है, वहां तो कर ही रही होगी। एबीवीपी झारखंड पहले दिन से शामिल है, मैं मान सकता हूं। लेकिन चूंकि उस तरह से खबरें नहीं आई, और एक जरूरी बात जिसको कहना मैं इसलिए जरूर, क्योंकि बीच में आया ये एक वीडियो कॉल पे जो आधा आधा दिख रहे हैं, इन लोगों ने बार बार कहने के बावजूद पंजाब झारखंड के मुद्दे नहीं उठाए। चूंकि इनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए अब उसको सिर्फ, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में एक शब्द है आई वॉश करने के लिए, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। वहां के बच्चे तिरपाल लगाने तक की परमिशन नहीं है, वो किसी तरह से अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो दाल भात कहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई उस तरह से नहीं है। ये अच्छी बात है कि उसकी चर्चा बढ़ रही है तो लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, और शायद उनको अब इनके समर्थन की आवश्यकता भी नहीं, ये भी समझ लीजिए। वो आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है इनके समर्थन, लेकिन तिलचट्टों के साथ साथ जो तिलचट्टा समर्थक जो तथाकथित मीडिया के लोग थे, उनके लिए बड़ा सवाल है। वो कह रहे हैं कि अरे भाई हेमंत सोरेन जी ने तो बड़ा काम कर दिया, देखो इतनी गिरफ्तारी हो गई, देखो इतना ये ऐलान कर दिया। क्यों उस वक्त क्यों नहीं कह रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान के समय था? सवाल यही कि क्या आज वो हेमंत सोरेन का त्यागपत्र मांग रहे हैं? क्या आज वो शिक्षा व्यवस्था, नौकरी बेचना, उस सब के खिलाफ कोई खड़े? तो जवाब है नहीं खड़े हुए। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं जो तिलचट्टा पार्टी के नेता है। ये सवाल तो आप विद्यार्थी परिषद से भी पूछ सकते हो ना, देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन। मैं तो रोज पूछ रहा हूँ कि झारखंड में जब जा रहे हैं, अच्छी बात है, शामिल है वहां नहीं, झारखंड में नहीं, दिल्ली में तो शामिल नहीं है ना, सब दिल्ली में भी शामिल नहीं, लेकिन वो इनके साथ क्यों जाएंगे? चलिए सर, 12 मई को पहले दिन विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया था। घर के झगड़े की बात हो रही थी ना, एक और घर का झगड़ा, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके को लेकर महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में मतभेद आ गया। शिवसेना शिंदे गुट के दो बड़े नेता छत्रपति संभाजी नगर में अभिजीत दीपके के घर गए और उनसे और उनके माता पिता से मुलाकात की। संजय शिरसाट और बच्चू कडू ये अभिजीत दीपके और उनके माता पिता से मिले थे। इस पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र के मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे से अपने दोनों नेताओं पर एक्शन लेने को कहा है। एक बीजेपी के एक और नेता हैं प्रवीण दरेकर, उन्होंने कहा कि इस मुलाकात से गलत संदेश जा रहा है, हमारे लोग क्यों जा रहे हैं इनसे मुलाकात करने के लिए। और अभी क्योंकि बड़ा वो डाइवर्जेंस बहुत है। एक तो घर गए,
और उधर वो अतुल लिमये जी शायद सह सरकार अतुल लिमये, उन्होंने कहा कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था। नहीं, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। और एक और ये प्रदर्शन जो है आरटीआई भी एक डाला गया है जिसमें एक पूछा गया है सरकार से पूछा है उन्होंने, सरकार को कहा नहीं इस प्रोटेस्ट सरकार ने ये कहा है कि एंटी नेशनल है ये प्रोटेस्ट। हाँ, तो ये सरकार को बताया है क्या? याद दिलाओ। एक अपनी बात कह दूं सर, एक आरटीआई में ये भी पूछा गया है कि भाई एक जूनियर इंजीनियर का बेटा अमेरिका जाकर के खर्च कहाँ से पढ़ रहा है, ये भी पता करने की जरूरत है। ये भी अभिजीत दीपके के लिए पूछा, अभिजीत दीपके के लिए पूछा है। सर ये आंदोलन का जवाब ऐसे नहीं मिलता, ये जो इस तरह की बातों से। नहीं सर, इसमें तो ठीक है, सवाल ठीक है, सवाल तो गलत नहीं है, ठीक है, सवाल तो गलत नहीं है ना, जवाब ऐसे नहीं मिलते, सवाल तो गलत नहीं है ना। जाते जाते आपको फिर उपचुनाव का अपडेट देते। बिहार की बांकीपुर चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग तय ही मानिए अब कि प्रशांत किशोर ये सीट जीत रहे हैं। बीजेपी के किले पर फतेह होती जा रही है इस वक्त पीके की। कोई ताजा राउंड का अपडेट आप दे दें त्रिपाठी जी, तो फिर हम लोग फिर आज आप मेरे पास तो जो जानकारी है, राउंड हो गए और 38,201 प्रशांत किशोर, 26,912, यानी कुल मिलाकर देखें तो ये 11,289 मतों से किसी भी राउंड में अंतर घटा नहीं। मेरे पास जो सोर्स है वो बीजेपी से ही आया है, बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने भेजा है पटना से। 25वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर 31,742 वोटों से आगे। कितने से? 31,700। और दतिया में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हो गई है। तो उनके 15 ही राउंड थे ना। जी हाँ, दतिया में कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह, हाँ अच्छा मांजलपुर की सीट है, माफ कीजिएगा, माफ करेक्शन, ये गुजरात वाली सीट है, बीजेपी जीत गई यहाँ पर। वहाँ तो शुरू से ठीक, ये सीट बीजेपी ने निकाल ली है। चले, ये एक सीट बीजेपी के नाम हुई और इसमें 3 में से 2 सीट बीजेपी की थी, बिहार और गुजरात, और तीसरी सीट तो मंजलपुर में गलत कहता है। बीजेपी का उम्मीदवार जीता, उसका स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार का स्वागत करना चाहिए, उसे लड़ने की हिम्मत करी, कम से कम वो मैदान में टिका रहा कि मैं लड़ूंगा, ये जानते हुए कि मैं बुरी तरीके से हारूंगा, जमानत जब हो सकती है उसके बाद। लेकिन प्रशांत किशोर ने बड़ा धमाका किया है इस बार। सर बहुत शुक्रिया, अभी आज इतना ही समय था। हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी।